रेस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर, है ना, रेस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर। अब ये क्या है, हमारी बॉडी या किसी की भी बॉडी, कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो रहती है, वो जो भी एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, एबायोटिक फैक्टर का मतलब जैसे टेम्परेचर हो गया, ठीक है, वाटर, लाइट हो गया, वाटर हो गया, है ना, और ठंडी है, गर्म, जो भी एक्स वाई जेड जो भी एबायोटिक फैक्टर्स हम लोग देखते हैं, खासतौर पे टेम्परेचर, वाटर, ये सबसे रिलेशन रहता है मेनली। ठीक है। अब बाहर ऐसा एक मिनट, बाहर ऐसा अब एकदम आंधी तूफान चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि उससे बहुत ज्यादा हमको फर्क पड़ जाएगा बॉडी का इंटरनल क्लाइमेट को, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो मेनली जो भी हम यूज होते हैं, जैसे हमारी बॉडी टेम्परेचर से बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है, ठीक है, वाटर का कंटेंट जो होता है उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है, तो ये सारी चीजों से हमारी बॉडी कैसे बाहर निकलेगी, उससे कैसे उभरेगी और उसको कैसे कंपनसेट करेगी। ठीक है। बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा ठंडी है, तो इंटरनल, सीधी सी बात है कि अब बहुत ज्यादा ठंडा रहेगा तो आप जानते हो बेटा, कान नाक हाथ एकदम ठंडा हो जाता है, फिर बॉडी अंदर से ठंडा होना चालू हो जाता है, तो हम वैसे वैसे करते हैं। ठीक है। तो ये हीट जनरेट करने का एक प्रोसेस है, मसल कॉन्ट्रेक्शन जो होता है, इससे हीट जनरेट होता है, एक प्रकार का एक्सरसाइज है। ठीक है। देन उसके बाद बहुत ज्यादा गर्मी रहती है तो हम क्या करते हैं भाई, बहुत ज्यादा गर्मी रहती है तो हम स्वेटिंग करते हैं, जिससे कि पसीना निकलता है, तो उससे क्या होगा कि बॉडी ठंडी होने ठंडी चालू हो लगेगी। जाती है। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को कुछ नॉइस आ रहा है क्या, फैन वैन का बहुत ज्यादा? नहीं सर, सब नहीं आ रहा। ठीक है। तो ये सब क्या है बेटा, एबायोटिक फैक्टर्स का रिस्पॉन्स जो रहता है, और हमारा बॉडी अंदर से उसको मैनेज कर लेता है। पानी की कमी है तो हम क्या करेंगे भाई, कंसंट्रेटेड यूरिन आउटपुट करेंगे, और सीधी सी बात है, पानी ज्यादा प्यास लगेगा, पीने की इच्छा होगी, है ना, और बहुत सारी चीजें जो इंटरनल होम्योस्टेसिस को मेंटेन करती है ना, पानी कम है ज्यादा है, ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले। तो ये सब क्या है, रेस्पॉन्सेस टू एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। ठीक है। तो ये तो हमारी बात हो गई। अब दुनिया के जो बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका क्या? ठीक है। तो बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे एनवायरमेंटल फैक्टर से अपने आप को बचा पाएंगे, ठीक है, इससे कैसे ये लोग निकल पाएंगे, जो भी, क्योंकि देखो बेटा, दुनिया में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, स्मॉल एनिमल्स हैं, लार्ज एनिमल्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स है, वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, कई लोग मूव कर सकते हैं, कई लोग नहीं कर सकते हैं। तो अब बात ये आती है कि भाई एनवायरमेंटल फैक्टर तो हर जगह है, ठंडी गर्मी, ये तो हर जगह है, तो हर जगह ऑर्गेनिज्म भी है। लेकिन अब जो ऑर्गेनिज्म है, हो सकता है कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़े अचानक से और वो उतना गर्मी सहन नहीं कर सकता, तो फिर वो क्या करेंगे, बहुत ज्यादा ठंडी है तो फिर वो लोग क्या करेंगे। ठीक है। तो यही सारी चीजों का डिस्कशन है, जहाँ से क्वेश्चन आता है कि एक टॉपिक है, हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म कोप विथ एनवायरनमेंट, हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म कोप विथ एनवायरनमेंट, कुल मिला के जो भी हमारे आसपास में एनवायरनमेंट है उससे वो अपने आप को कैसे बचा पाता है, कैसे अपने आप को जिंदा रख पाता है। ठीक है। तो इसी का ही हम एक ग्राफ देखेंगे, उसके हिसाब से समझेंगे। अब ये एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है वो मेनली दो टाइप के होते हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। क्या क्या दो टाइप के होते हैं? पहला, रेगुलेटर्स, ठीक है, दूसरा कॉन्फॉर्मर्स, ठीक है, एक रेगुलेटर्स और दूसरा कॉन्फॉर्मर्स। अब रेगुलेटर्स से क्या मतलब है कि जो इंटरनल होम्योस्टेसिस आपको मालूम है कि नहीं, इंटरनल होम्योस्टेसिस क्या होता है, पता है कि नहीं? यस सर। यस सर। सर, जो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है, जो भी अंदर बस होगा। बस बॉडी टेम्परेचर। ऑस्मोटिक सर बैलेंस। ओवरऑल बैलेंस, ऑस्मोटिक ओवरऑल यस सर, रेगुलेशन, जो, रेगुलेशन पूरा। हाँ, थर्मो रेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन। यस सर। जो भी हमारी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है, नॉट टेम्परेचर, इंटरनल एनवायरनमेंट है, जैसे बेटा पानी, वही बताया ना मैं आप लोगों को, जैसे पानी नहीं पिए, पानी की कमी हो गई, पानी ज्यादा हो गया तो वो मेंटेन हो जाएगा, ज्यादा पानी पी रहे हैं तो किडनी से बाहर निकल जाएगा, कम पानी पी रहे हैं तो किडनी से यूरिन कंसंट्रेटेड होगा, मतलब पानी रोकेंगे, ठीक है, नमक ज्यादा है तो सॉल्ट बाहर निकलेगा, ठीक है, नमक कम है तो वाटर बाहर निकलेगा,
ताकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन मेंटेन, ये सब होम्योस्टेसिस है। गर्मी है तो ठंडी मतलब ठंडा किया जाएगा बॉडी को, ठंडा है तो गर्म किया जाएगा बॉडी को, ठीक है। तो ये क्या है, रेगुलेटर्स जो होते हैं वो ये काम कर सकते हैं आसानी से। मतलब अगर एक ग्राफ अगर हम देखें, ठीक है, ये ग्राफ अगर हम देखें तो इसमें क्या होगा कि एक मिनट, देखो एक्सटर्नल तो हमेशा चेंजेस होगा बेटा, एक्सटर्नल हमेशा चेंजेस होगा। क्यों? अभी जैसे बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, ठीक है, हो सकता है कुछ महीने बाद ठंडी हो, फिर उसके बाद थोड़ा कम ठंडी हो, फिर थोड़ा कम गर्मी हो, फिर बहुत ज्यादा गर्मी हो, तो ये ऐसा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होता ही रहेगा। समझ आ रहा बात? तो इंटरनल एनवायरनमेंट का क्या क्या, वो उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जैसे बहुत ज्यादा गर्मी है तो क्या बॉडी एकदम गर्म हो जाए, जैसे बाहर 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो क्या हमारी बॉडी अंदर से जो है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक जा सकता है क्या? बिल्कुल जा सकता है, अगर हमारे में कोई होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म नहीं होगा तो, ठीक है। लेकिन हमारे में होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म है, इसीलिए हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। बाहर भले 45 डिग्री चल रहा है, 46 डिग्री चल रहा है, बट हम कोशिश करते हैं, हमारी बॉडी कोशिश करती है कि इंटरनल एनवायरनमेंट, बाहर भले स्किन गर्म होगा बट अंदर से फिर वो इंटरनल एनवायरनमेंट को इस टेम्परेचर पर रीसेट करके मतलब सेट करके रखेगा, ठीक है। तो अब ये जो एक्सटर्नल लेवल है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ये तो कंटिन्यूस चेंज हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रेगुलेटर्स में क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट होगा तो ये स्ट्रेट जाएगा। एक्सटर्नल लेवल जो भी हो, इंटरनल एनवायरनमेंट जो रहता है वो स्ट्रेट जाएगा, ठीक है। अब ये सब आप लोगों को मालूम है ना, ये सब आप लोगों को मालूम है, फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ते हो। तो ये क्या है बेटा, ये रेगुलेटर्स हैं, दे आर रेगुलेटर्स, ठीक है। रेगुलेटर्स। अब कन्फर्मर्स क्या होते हैं, वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बाहर के एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जैसे बाहर गर्मी है तो बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ने लगेगा, होम्योस्टेसिस नहीं होगा उनमें, वो बढ़ने लगेगा, ठीक है। बाहर का एनवायरनमेंट फिर थोड़ा कम होगा टेम्परेचर, तो बॉडी का टेम्परेचर भी कम होने लगेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे एक्सटर्नल फैक्टर इंक्रीज या डिक्रीज होगा, उसके हिसाब से इंटरनल फैक्टर भी चेंज होगा, ठीक है, उसी प्रोपोर्शन में। तो कैसा जाएगा उसका लेवल, इस तरीके का जाएगा, ठीक है, कलर वाला। बढ़ता हुआ। हाँ तो ये बिल्कुल ऐसा, ठीक है, ये ऐसा। तो ये कौन सा है बेटा, ये कन्फर्मर्स का, कन्फर्मर्स का, ठीक है। कन्फर्मर्स का, ठीक है, ये समझ आ रहा बात है ना। एक पार्शियल रेगुलेटर्स भी होते हैं, एक पार्शियल रेगुलेटर्स भी होते हैं जो कुछ समय तक बॉडी के टेम्परेचर को क्या करते हैं बेटा, जो बॉडी का टेम्परेचर हो या कोई भी इंटरनल एनवायरनमेंट हो वो चेंज होता है, आउटर क्लाइमेट के हिसाब से इंटरनल क्लाइमेट भी चेंज होगा, लेकिन एक लिमिट के बाद वो अपने आप को रेगुलेट कर लेगा, ठीक है। तो वो पार्शियल रेगुलेटर्स होते हैं, वो पूरे तरीके से 100% रेगुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये होते हैं पार्शियल रेगुलेटर्स, पार्शियल रेगुलेटर्स। क्यों? क्योंकि वो रेगुलेट कर पा रहे हैं एक समय के बाद, इसीलिए पार्शियल रेगुलेटर्स हों, ठीक है। पार्शियल कन्फर्मर्स बोल सकते हो आप लोग। क्यों पार्शियल कन्फर्मर्स, क्यों भाई? क्योंकि कुछ समय तक बॉडी, ये एक्सटर्नल क्लाइमेट के हिसाब से इंटरनल क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है, ठीक है, बट एक लेवल के बाद एट द एंड, ठीक है, एट द एंड वो अपना होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, इसलिए वो पार्शियल रेगुलेटर्स आएगा, ठीक है। समझ आ रहा बात? अब बात ये आती है कि मैंने आपको बता दिया रेगुलेटर्स क्या, तो रेगुलेटर्स में कौन आएगा भाई? हम आएंगे, मैमल्स आएंगे, बर्ड्स मेनली, हाँ बर्ड्स एंड मैमल्स मेनली रेगुलेटर्स होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम अपना होम्योस्टेसिस को मेंटेन आसानी से कर लेते हैं, लेकिन आपको मालूम है बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने होम्योस्टेसिस को मेंटेन नहीं कर सकते, जैसे बताओ। स्नेक, लिजार्ड। लिजार्ड, मतलब बेटा कुल मिला करके बर्ड्स और मैमल्स को छोड़ दो तो एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ये लोग बहुत अच्छे से अपना होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं कर सकते। तो अगर जैसे है ना भाई, एम्फीबिया हो गया, है ना, रेप्टाइल्स हो गया,
ठीक है, और और वो जो लोअर मैमल्स हैं और भी फिशेस हैं, ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स हैं, तो ये सब जो रहते हैं ये बहुत अच्छे से, कुछ इनवर्टिब्रेट्स कुछ फिशेस जो रहते हैं वो पार्शियल रेगुलेटर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम जो अगर हम देखें इस दुनिया में, मैक्सिमम इस दुनिया में देखें तो मैक्सिमम लोग किस कैटेगरी में आते हैं, तो कन्फर्मर्स में आते हैं। Confirmer. कुछ ही स्पीशीज जो होती है जैसे बर्ड्स में वो रेगुलेटर्स में आते हैं, ठीक है। और यही एक कारण है कि हम इस पूरी दुनिया पे छा गए हैं। पिछले क्लास में भी बताया था, Yes, sir. ठीक है, यस सर, हम पूरी दुनिया पे छा गए, हम हर जगह घुस जाते हैं, यस मैमल्स सर, खास तौर पे इंसान, क्योंकि देखो हमारे में भले ही है वो ठंडी ऐसे सिकुड़ने की, गर्मी में पसीना आएगा, लेकिन हमने और भी नए नए तरीके इजाद कर लिए हैं। स्वेटर वेटर पहन रहे हैं, जैकेट Cooler, पहन रहे heater. हैं, गर्मी है तो एसी चालू कर रहे हैं, तो पंखा, तो हम लोगों ने नए नए चीजें, तो हम ऑब्वियसली इस दुनिया में मैमल्स जो रहते हैं वो बर्ड्स से भी अच्छे रेगुलेटर्स होते हैं। आपको बता दूं, मैमल्स जो होते हैं वो बर्ड्स से भी काफी अच्छे रेगुलेटर्स होते हैं, क्योंकि हम लोग हायर स्पीशीज हैं, ठीक है। मैमल जो रहते हैं वो बर्ड से हायर स्पीशीज है, तो आप उनसे अच्छे हैं। मैमल्स में भी सबसे अच्छे ह्यूमंस होते हैं, समझ आ रहा बात। लेकिन हम लोगों ने आर्टिफिशियल भी रेगुलेट करना सीख लिया है ना, आप लोग जानते हो। तो कन्फर्मर्स जो होते हैं फिर वो क्या करेंगे ऐसे समय पर, तो आप लोगों ने कक्षा 9वीं 10वीं में पढ़ा होगा, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, माइग्रेशन, ठीक है, पढ़ा है आप लोगों ने, पढ़ा है सर. है ना। तो अब ये लोग अगर इस तरीके का काम हुआ इनका, तो ये लोग क्या करेंगे, तो कन्फर्मर जो होते हैं वो तो मैंने बता दिया। तो अगर ये अपने आप को अपने आसपास के एनवायरनमेंट से कोप नहीं कर पाते, मतलब एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो या ये लोग क्या करेंगे, ये लोग कुछ तरीके अपनाएंगे कि भैया अगर बहुत ठंड बढ़ गया तो क्यों ना मैं इस जगह से चले जाऊं जहां पर थोड़ा कम ठंडी है, वहां मैं आराम से सरवाइव कर पाऊंगा। बहुत ज्यादा गर्मी है तो मैं यहाँ से थोड़ा सा माइग्रेट कर जाता हूँ कि वहां थोड़ा सा कम गर्मी है, ठीक है। तो फिर इसके बाद ये लोग क्या कर सकते हैं, वैसे ये आफ्टर कन्फर्मर्स आते हैं, बट अलग से पॉइंट दिया है इसलिए मैं इसको अलग से पॉइंट भी बना रहा हूँ। बट आपको बताता हूँ, कन्फर्मर्स अगर एडजस्ट नहीं कर पाते तो दो तरीके अपनाते हैं, एक तो माइग्रेट करेंगे, और ठीक है, और दूसरा अपने आप को सस्पेंड सस्पेंड, करते हैं। यस सर, सस्पेंड का मतलब ऐसा नौकरी से बर्खास्त करना नहीं होता है, ठीक है। सस्पेंड का मतलब कुल मिला के वही है, जो आप काम कर रहे हो, जिस स्थिति में हो उससे आप अलग हट जाओ, उसको यस छोड़ दो, उसको छोड़ दो, उससे आप अलग हट जाओ, ठीक है। तो माइग्रेट तो आप लोग समझ गए होंगे कि जैसे एग्जाम में आता है सर, साइबेरियन क्रेन, जो बर्ड्स होते हैं, केवलादेव जो नेशनल पार्क. सेंचुरी है, बर्ड सेंचुरी, है ना, हाँ नेशनल पार्क के अंदर आता है। तो भैया अन्वेषा इतना लेट क्यों आती बेटा, जल्दी आया करो। चलो नेक्स्ट क्लास में अपन सब लोग एकदम डिस्कस करेंगे, ठीक है, आमने सामने अपन कुछ कुछ चीजों को डिस्कस करेंगे, है ना, पढ़ाई लिखाई को लेकर के। इस क्लास में नहीं करूंगा मैं, नेक्स्ट क्लास में आप लोग इंटरनेट अच्छा रखिएगा, ठीक है। आप सभी से मैं मतलब हम लोग फेस टू फेस बात करेंगे बहुत सारी चीजों में, क्योंकि इसमें काउंसलिंग नहीं हो पाती है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग आप लोग अपना रखो, आवाज कई बार नहीं हो पाता है तो आप लोग एक्सप्रेशन भी बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। तो माइग्रेट, अब जैसे कि केवलादेव जो बर्ड सेंचुरी है ना, राजस्थान में भरतपुर में, है ना, कभी गए हो आप लोग वहाँ, कोई गया है, कोई नहीं. भी गया, नहीं. कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है जाना, ठीक है, हर जगह, है ना। तो वहां पर जो साइबेरियन जो बर्ड्स होती हैं, क्रेन्स होती हैं, वो लोग वहां से आते हैं, बहुत ज्यादा ठंड पड़ता है, तो वो लोग वहां से फिर यहाँ माइग्रेट करते हैं, फिर सुटेबल कंडीशन जैसे ही यहाँ पर वो सुटेबल कंडीशन वर्स होने लगता है तो फिर वो लोग वापस वहां चले जाते हैं, ठीक है, जब थोड़ा सा ठंड कम पड़ता है तो, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्रकार का माइग्रेशन होता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो माइग्रेट कर सकते हैं, फिशेस होते हैं जैसे जैसे कि, ठीक है, बहुत सारे मछलियां होते हैं जो बहुत ठंड रहेगी तो एक से दूसरे जगह जाएंगे, ठीक है। बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स आसानी से माइग्रेट कर जाते हैं, फिशेस माइग्रेट कर जाते हैं, लेकिन हर कोई माइग्रेट नहीं कर पाता। अब जैसे कि पोलार रीजन में जो भालू है, ठीक है, पोलार बियर,
तो अब वो उसको बोलेंगे कि भैया तुम वहां से अंटार्कटिका से आर्कटिक से तुम इधर आओ, ठीक है, तो बेटा उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी ऐसे ही, फिर वो वापस जाने लायक नहीं बचेगा। समझ आ रहा है? तो वो क्या करेंगे, अपने आप को इनएक्टिव स्टेज में डाल देंगे, ठीक है। तो ये सब जो है बेटा, और जैसे बहुत सारे जो एम्फीबियंस हैं, ठंडी है, ठीक है, और रेप्टाइल्स हैं, बहुत ज्यादा ठंडी है तो गर्मी है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये सभी लोग जो है अपने आप को एकदम ही लो मेटाबॉलिक रेट का जो स्टेज होता है, लो बीएमआर में ये लोग अपने आप को रखते हैं, रखना स्टार्ट करते हैं। उसी को हम हाइबरनेशन और एस्टिवेशन बोलते हैं, ठीक है, समर स्लीप और विंटर स्लीप। समझ आ रहा है? तो मतलब गर्मी और ठंडी में अपने आप को ये लोग क्या करते हैं, बचा के रखते हैं, ठीक। तो ये क्या होता है, एक प्रकार का सस्पेंड होता है, ठीक। और जो माइक्रोब होते हैं ऑब्वियसली अगर सुटेबल कंडीशन नहीं है तो वो लोग भी डोरमेंट स्टेज में चले जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो सुटेबल कंडीशन नहीं है तो डोरमेंसी में चले जाते हैं, आपको मालूम होगा, ठीक है। बहुत सारे जो अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं, रूट्स होते हैं, अगर लीफी स्टेज के लिए सुटेबल कंडीशन नहीं है एनवायरनमेंट में तो उनका लीफ खत्म हो जाता है, स्टोरेज रखते हैं, वो लोग डोरमेंट स्टेज में चले जाते हैं। जैसे ही उनको सुटेबल एनवायरनमेंट मिलता है, बारिश वारिश आती है, टेम्परेचर ठीक होता है, तो फिर से वो स्टेम या रूट से वापस लीफ बाहर आता है और वो फिर से ग्रो करना चालू करते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया, वायरस, ये सब भी वैसे ही फंगाई हैं, ये लोग भी डोरमेंट स्टेज में चले जाते हैं। जैसे आपको मालूम है बेटा, स्पोर्स वगैरह फॉर्मेशन होता है, ठीक है, कैप्सूल बनाते हैं बैक्टीरिया अपने बाहर, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब जो एडवर्स कंडीशन है, खराब जो कंडीशन है उनके ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, है ना। सुटेबल कंडीशन नहीं है तो उस स्टेज में अपने आप को बचाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, अपना मेटाबॉलिक रेट को सस्पेंड कर देते हैं। समझ आ रहा है बात कि नहीं समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। तो ये सब आसान है बेटा, एकदम आसानी से समझ आ जाता है। रेगुलेटर्स क्या है, कन्फर्मर्स क्या है। कन्फर्मर्स जो रहते हैं अपने आप को उस क्लाइमेट से बचाने के लिए या तो दूसरे जगह माइग्रेट करेंगे या तो उसी क्लाइमेट में अपने आप को ऐसे स्टेज पे ला देंगे जिससे कि एक्सटर्नल क्लाइमेट का असर बहुत ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। जमीन के अंदर रहते हैं, देखे होगे आप लोग, है ना। जैसे सांप आप लोग जो है बेटा, गर्मी के दिनों में आपको ऐसे बाहर नहीं मिलेंगे बिल में जनरली, अगर, है ना, वो लोग एकदम बिल के अंदर घुसे रहते हैं सांप लोग, फिर रात को निकलेंगे बढ़िया ये लोग, है ना। तो इसीलिए गांव में ना रात को थोड़ा इस जंगल झाड़ी साइड जाने के लिए मना किया जाता है। क्यों, सांप बिच्छू ये सब क्या है बेटा, ये लोग सब पॉइकिलोथर्मल है ना, कोल्ड ब्लडेड है। तो ये लोग बेटा कोल्ड ब्लडेड हैं तो दिन के उजाले में जब बहुत धूप रहता है तो ये लोग नहीं निकलते हैं, ठीक है। रात को ही अधिकतर भूख तो लगेगी ना भैया, खाना कब खाएंगे ये लोग, दिन भर तो अंदर घुसे हैं बेचारे लोग, अपने आप को बचा रहे हैं। बाहर निकलेंगे खाने पीने, आप तुम लोग उनके खाने पीने के समय में उनको डिस्टर्ब करोगे तो वो लोग थोड़ी ना छोड़ेंगे। समझ आ रहा है ना। ऊपर से तमाशा करने निकल गए हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, जंगल झाड़ी में घूम रहे हैं, ठीक है, तो भगाएंगे ही वो लोग अपने इलाके से। चलो देन उसके बाद देखते हैं, इसको हटा दो। हाँ बोलो। सर बर्ड्स रेगुलेटर है तो फिर वो माइग्रेट क्यों कर रहे हैं? बेटा एकदम सीवियर कंडीशन वो लोग नहीं झेल पाते, हम भी नहीं झेल पाएंगे, हम भी नहीं झेल पाएंगे। अब ऐसा नहीं है ना कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हमको रख दिया जाए और हम लोग जो है मस्त एकदम पसीना निकालें और ठंडा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम लोग एक लिमिट तक ही कोई चीज को टॉलरेट कर पाएंगे, है ना। हमको जैसे कि एकदम आर्टिक और अंटार्कटिक जो रहता है वहां ले जाके छोड़ दिया जाए और बोले बस अकड़ते रहो, ऐसे कुड़कुड़ाते रहो, तो भाई एक लिमिट होगा हमारा कि हमारा जो बॉडी का मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे, ठीक है, और हीट जनरेट करेंगे। लेकिन भैया ये बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी खाता है ना, ये एटीपी बहुत बर्न होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में, तो हमको एनर्जी चाहिए, हम कितना खाते रहेंगे कितना। और जब ठंडी हवा, कोल्ड क्लाइमेट बहुत ज्यादा है तो हमारी बॉडी बहुत देर तक ऐसा नहीं कर सकती, हाइपोथर्मिया में चले जाएगा। तो खुद ही सोचो कितना देर तक के मसल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, आप बताओ, मसल हमारा कितना देर तक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? ज्यादा देर नहीं हो सकता, क्या हो जाएगा ज्यादा देर होगा तो? उड़ जाएगा। है क्या हो जाएगा, फूट जाएगा। उड़ जाएगा सर।
नहीं बेटा, लैक्टिक एसिड भी तो बनेगा क्या लैक्टिक ज्यादा से। एसिड एक्यूमुलेशन हो जाएगा। हाँ, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन होगा तो मसल एक लिमिट तक ही लगातार कॉन्ट्रैक्ट हो पाता है, उसका लैक्टिक एसिड भरने लगेगा तो कॉन्ट्रैक्शन कम होने लगेगा, ऐसे अकड़ जाएगा आदमी, फिर हाँ कॉन्ट्रैक्शन मसल रिलैक्स नहीं हो पाएगा ना। तो बर्फ में देखना आप लोग ऐसे अकड़ जाता है कई बार। क्यों? कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में रहते हैं, लैक्टिक एसिड भर गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, रिलैक्स नहीं हो पा रहा है, जैसे पैर वैर जाम हो जाता है कई बार। ठीक है, फिर उसके बाद अब कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, हीट जनरेशन कम होने लगेगा, तो बॉडी का टेम्परेचर स्लो डाउन होने लगेगा। तो एक लिमिट होता है बेटा सभी का। वो लोग बहुत ठंडी जगह पर रहते हैं, या तो उनके में कोई मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो, बहुत थिक फेदर हो, ठीक है, वो लोग कर लेते हैं। जिनके में थिक फेदर नहीं है बर्ड्स में, वो लोग ही माइग्रेट करेंगे। जिनके में बहुत थिक फेदर हो, या फिर स्किन के नीचे फैट होना है ना, ब्लबर होना चाहिए, फैट होना चाहिए अच्छा खासा, है ना। इवन बता रहा हूँ, ब्लबर होने के बावजूद भी वो लोग माइग्रेट करते हैं, जैसे वेल्स वगैरह हैं, जब भयंकर ठंडी होती है तो भी वो लोग उस जगह से हटते हैं, क्योंकि बर्फ भी तो जमने लगता है ना, पानी जो रहता है वो जमने लगता है, तो वो भी थोड़ा सा माइग्रेट करते हैं उस जगह से, वेल्स वगैरह भी। ऐसा नहीं कि ठंड जगह पे वेल्स मिल रहा है तो बर्फ में बैठे हैं वो लोग, ऐसा तपस्या कर रहे हैं, नहीं, वहां से वो लोग थोड़ा सा कम ठंडी वाली जगह पे जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे उस जगह पे। तो ये सब चलते रहता है। और जिनमें बहुत ज्यादा एडेप्टेशन हो चुके हैं, फैट वेट भर चुका है, वो लोग उस जगह के लिए कैपेबल है। जैसे कि नॉन फ्लाइंग बर्ड, कौन? पेंगुइन। पेंगुइन्स, ठीक है। तो पेंगुइन जो रहते हैं बिल्कुल अंटार्कटिका में आपको मिल जाएगा, ठीक है एकदम, क्योंकि एडेप्टेशंस हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है, क्या? एडेप्टेशंस। एडेप्टेशन, ठीक है, एडेप्टेशन। तो एडेप्टेशन एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये कोई एक दो दिन में नहीं आती है, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है कि हमारी बॉडी जो रहती है होम्योथर्मल है, हॉट ब्लडेड है, ठीक है, तो हम अडेप्ट हो चुके हैं ठंडी और गर्मी में रहने के लिए। एक लिमिट तक ही हम अडेप्ट हुए हैं, खासतौर पे ह्यूमंस, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन जनरली जो रहते हैं वो प्लेन एरिया में रहने के आदी हैं। प्लेन एरिया मतलब जो नॉर्मल टेरेस्ट्रियल रीजन है, नॉट हिली एरिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि हिली एरिया में हमको बहुत ज्यादा हमारे खाने पीने की चीजें अवेलेबल नहीं होती है हमारे लिए। वो तो हम चाय बागान, चाय वाय उगा रहे हैं, वो तो कमर्शियल है, वो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम चाय नहीं भी पियेंगे तो चलेगा, वो तो अंग्रेजों ने आदत डाल दिया है इंडियंस को, इसलिए हम चाय पी दें, वरना हम चाय भी नहीं पीते थे। मालूम नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है, मालूम है सर। मालूम है ना। हाँ, तो वो तो पहले वही चाय वाय लोग पहले फ्री में पिलाते थे, उसके बाद ये लोग फिर बेचने लगे आधे डला के। नहीं नहीं नहीं, पहले चाय फ्री में पिलाते थे, उसके बाद चाय हाँ में फ्री पिलाते पिलाते चाय की पुड़िया देने लगे कि घर जाके बना के पियो। फिर लोगों को मजा नहीं लगा, फिर सीधी सी बात है, आपको मालूम है ना, स्टिमुलेंट होता है ये ब्रेन। फिर धीरे धीरे उनको आदत हो गई, जब आदत हो गई तो फिर ये लोग शॉर्टेज कर दिए चाय पत्ती का, ठीक है, बोले कि कम है तो पैसा देना पड़ेगा तभी मिलेगा, तो आदत हो गई है लोगों को पीने की। तो बोले ठीक है भैया ये लो पैसा और मुझे को दे दो, फिर धीरे धीरे ये लोग सेल करना चालू। फिर ऑब्वियसली अभी जो बिक रहा है क्या है, ये सब कोई खाने की चीज थोड़ी ना है, चाय पत्ती कोई नेसेसरी थोड़ी ना है। आपको आपको मैं बता दूं, आपके आपको मतलब खाने पीने के लिए, समझ आ रहा है, जिंदा रहने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं होती है। राशन में बहुत कम पैसा यूज होता है, बाकी जो फालतू चीजें है ना एक्स्ट्रा, सबसे ज्यादा उसी में वेस्ट होता है। आप कभी कैलकुलेट करना, आपका जो भी राशन है ना, उससे 3 गुना खर्चा बाकी चीजों पे होता है। तो एक्चुअल में हम लोग जो है ना, हम अपने मकसद से भटक चुके हैं, ठीक है, छोड़ो उसको। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि हम यूं ही ऐसे 2-4 दिन में हम अडेप्ट नहीं हुए हैं, या कोई भी ऑर्गेनिज्म समय के साथ धीरे धीरे वो क्लाइमेट में हम रहते जाते हैं और हम उस क्लाइमेट के आदी होना चालू हो जाते हैं। हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, फिर वो चेंजेस जेनेटिक होते हैं, फिर वो जेनेटिक चेंजेस पास होते हैं, थोड़ा थोड़ा जेनेटिक चेंजेस जो रहते हैं वो उनके नेक्स्ट प्रोजेनी में पास होते जाता है, और आगे चल के एक बड़ा सा हमको क्या मिलता है, चेंज, दैट इज वेरिएशन मिलता है, और एक अलग टाइप का स्पीशीज मिलता है जिसमें पुराने स्पीशीज के मुकाबले काफी ज्यादा एडेप्टेशंस होते हैं, जो उस क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो आप लोग? ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ एग्जांपल्स है बेटा एडेप्टेशंस में, जैसे कि एडेप्टेशन इन
कंगारू रैट, एडेप्टेशन इन कंगारू रैट। अब ये कंगारू रैट, ये सब एग्जांपल आता है, ठीक है, ये सब एग्जांपल आता है, ध्यान रखेंगे, सर ठीक है। अब कंगारू रैट क्या होता है, नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है। अब कंगारू रैट क्यों बोलते हैं बेटा, ये एक्चुअल में है तो मैमल्स, बट ये वही मैंने बताया ना आपको बेटा, जो ऑस्ट्रेलिया, मार्सुपियल हाँ नहीं है क्या? मार्सुपियल नहीं है, ठीक है, ये है मैमल्स ही है, उसका मुंह ऐसे थोड़ा सा अलग टाइप का रहता है, इसलिए कंगारू रैट बोलते हैं। ये उस एरिया में रहने का आदी हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया का। बेटा किसका है ये, श्रेया थोड़ा सा माइक बंद करो। हाँ, तो वो उस एरिया में, मतलब डेजर्ट एरिया में, नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट एरिया में ये रहने के लिए अडेप्ट हो चुका है। तो इनको एडेप्टेशन के लिए क्या क्या चाहिए, पहला, ये तो बेटा ये मैमल्स हैं, है ना, सबसे पहली बात। तो ये अगर एकदम सूखे इलाके में रहेंगे तो ऑब्वियसली बेटा इनको पानी नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, जो भी ये फूड खाते हैं उस फूड से वाटर को क्या करते हैं बेटा, उस फूड के वाटर को ये लोग यूज करते हैं एज अ वाटर, क्योंकि डेजर्ट एरिया, रेगिस्तान है, पानी नहीं मिलता। जो भी हम खाते हैं, आपको बता दूं, आप जो भी खाते हो उसमें पानी होता है, जैसे चावल में पानी होता है, ठीक है। बोलेंगे सर, सर पापड़ में नहीं होता है, ठीक है, तो जो वो तो आर्टिफिशियल चीजें हैं, पापड़ कोई नेचुरल नहीं है। तो चावल में पानी होगा, दाल में, तो जो भी हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाते हैं सब में पानी होता है, ठीक है। तो जो भी वो खाना खाते हैं उसमें पानी होता है, तो वो वाटर को यूज करते हैं। देन उसके बाद यूरिन को हाईली कंसंट्रेटेड करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने जब एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा था तो कंगारू रेट के बारे में मैंने बताया था, क्या बताया था, उनके किडनी में जो मॉडिफिकेशंस होते हैं क्या होते हैं, बताओ भाई, एशलिन, अन्वेषा, बताओ, आयुष, बताओ, कंगारू रेट में क्या मॉडिफिकेशंस होते हैं किडनी में, ये हम लोगों ने देखा है। सर किडनी के ऊपर फैट वगैरह कुछ जमा रहता है क्या? मेड्यूला रीजन ना बहुत बड़ा होता है उनका, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन ज्यादा होता है। हाँ, हाँ ये भी बोल सकते। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन ज्यादा होता है, ठीक है। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, हमारे में कॉर्टिकल नेफ्रॉन ज्यादा होता है, जक्स्टामेडुलरी कम। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन ही जो रहता है बहुत ज्यादा यूरिन कंसंट्रेट कर सकता है। तो अगर जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन ज्यादा रहेगा, ठीक है, तो उसका लूप ऑफ हेनली लंबा होता है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का, तो लूप ऑफ हेनली जितना ज्यादा रहेगा लंबा, ठीक है, तो वो जितने ज्यादा नेफ्रॉन्स होंगे, लूप ऑफ हेनली लंबा वाला, ठीक है, दैट इज जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन की क्वांटिटी ज्यादा है, तो वो क्या होंगे, ज्यादा ज्यादा यूरिन को कंसंट्रेट कर पाते हैं। तो बहुत कंसंट्रेटेड यूरिन आउटपुट होता है इनके में, बहुत हाईली कंसंट्रेटेड, ठीक है। फिकल मैटर से मैक्सिमम वाटर को निकाल पाते हैं ये लोग। और जब इनको पानी की जरूरत होती है तो बॉडी का जो फैट होता है, फैट का ऑक्सीडेशन करते हैं और वाटर उससे रिमूव करते हैं और बॉडी के यूज में लाते हैं, ठीक है। इवन हम जब सांस छोड़ते हैं तो भी हमारे ब्रीथ आउट जब होता है, जो भी एयर ब्रीथ आउट होता है उसमें वाटर वेपर्स होता है, बताया था आप लोगों को मैंने। कोई लेवल होता है क्या कि कितना होता है एक दिन में? क्या चीज, जैसे हम 400 ml के आसपास, 400 ml के आसपास हम 400 ml वाटर, आधा लीटर से थोड़ा सा कम, 400 ml वाटर के आसपास हम लोग 24 घंटे में ब्रीथ आउट करके वाटर वेपर निकालते हैं बेटा। जी सर। समझ आ रहा, पता नहीं चलता है, दिखता नहीं है, वो इतना मतलब वेपर है एकदम, आधा भाप बन के थोड़ा निकलेगा, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में रहता है भी हम ब्रीथ आउट करते हैं। तो पानी का लॉस तो होना ही है, हम जब सांस लेंगे सांस छोड़ेंगे पानी का लॉस होना ही है। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ पानी पिए बिना हम ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकते, बिना खाए पिए रह सकते हैं, बट सॉरी बिना खाए रह सकते हैं, बट ज्यादा दिनों तक बिना पानी पिए हम नहीं रह सकते, क्योंकि वाटर का लॉस तो वो लोग भी इसके लिए एक बढ़िया मैकेनिज्म बनाए, काउंटर करंट मैकेनिज्म, नॉस्ट्रिल में उनके काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है। जब वो लोग ब्रीथ आउट करते हैं तो जो नॉस्ट्रिल में जो भी ब्लड सर्कुलेशन होता है उसमें काउंटर करंट ऐसा बैठाया जाता है कि जो एक्सपायर्ड एयर है उसके वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे उनका वाटर का लॉस कम होता है ब्रीथिंग से, ठीक है। तो ये सब क्या एडेप्टेशंस हैं किसमें, कंगारू रेट में। तो ये इसीलिए सरवाइव कर पाते हैं ऐसे डेजर्ट एरिया में, ठीक है। देन दूसरा हमारा एडेप्टेशन होगा डेजर्ट प्लांट में, ये आप लोगों को मालूम है, एडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट, ठीक है। तो डेजर्ट प्लांट क्या क्या करते हैं भैया, बताओ, क्या वो लोग मतलब रेगिस्तान में जो प्लांट है क्या नॉर्मल स्टोमेटा ऐसा खुला रहेगा क्या,
दिन में रेस्पिरेशन के लिए नहीं, ऐसे में तो वो लोग एक दिन में ही खत्म हो जाएंगे। दिन ठीक में है, तो बन वो लोग क्या, हाँ, तो वो लोग फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा पाथवे इस्तेमाल करते हैं? ये CM कैम पाथवे। लेयर ठीक है, होगा। कैम पाथवे में क्या होता है? कैम पाथवे में क्या होता है? कैम पाथवे में क्या होता है बेटा? टोमेटा रात में ओपन होता है। दिन में स्टोमेटा रात में ओपन होता है, दिन भर में क्या होता है, ये लोग जो भी सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब ड्रॉप करते कर हैं, लेते हैं। है ना, उसके बाद एब्जॉर्ब करके एसिड फॉर्म में पूरा बना के रखते हैं। देन उसके बाद ये पूरा जो एनर्जी है उसको यूटिलाइज करते हैं ये लोग। कैसे? रात को जब स्टोमेटा ओपन होता है तो ट्रांसपिरेशन के कारण वाटर लॉस कम होगा। समझ आ रहा बात, है ना? है ना? और इनमें क्या और रहता है खूबी कि जनरली आप लीफ लोग जो है वो देखोगे तो स्पाइन इनमें बना लेते हैं। लीफ स्पाइन के रूप में हो जाता है ना? और दूसरा जो स्टेम होता है, देखियोगे आप लोग फ्लैट स्टेम रहता है, ग्रीन रहता है, तो वो फोटोसिंथेसिस करता है। तो ऐसे भी स्टोमेटा की क्वांटिटी कम हो गई, ठीक है, तो रात को आराम से धीरे 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 ये लोग बनाते हैं। तो इसलिए जो सीएम प्लांट्स होते हैं थोड़े से एसिड जमा करते हैं बेटा दिन में, इसीलिए खट्टे होते हैं। उनको कभी खा के देखोगे तो खट्टे होते हैं थोड़े से, लेकिन पानी अच्छा स्टोर रहता है इनका। ठीक है, तो ये सारा इनका क्या एक प्रकार का एडेप्टेशन है उस जगह में रहने के लिए। ठीक है, तो और वही सब है, लीफ मॉडिफाइड हो जाता है। ठीक है, स्टेम के थ्रू फोटोसिंथेसिस करते हैं। स्टोमेटा संकन होता है, काफी डीप रहता है, रात को ओपन होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन दिन में हो गया, डार्क रिएक्शन जो रहता है ना, वो रात को कर लिए ये लोग। तो इस तरीके से ये लोग उस एडवर्स क्लाइमेट में जिंदा रह पाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद एडेप्टेशन इन मैमल्स इन कोल्ड क्लाइमेट। ठीक है, एडेप्टेशन इन मैमल्स इन कोल्ड क्लाइमेट। तो अभी मैं आप लोगों को बताया हूं कि जो लोग माइग्रेट नहीं करते हैं वो लोग कैसे अपने आप को अडेप्ट कर लिए हैं। समझ आ रहा बात? तो वही सब है कि फैट वेट का डिपोजिशन काफी स्किन के नीचे ज्यादा होता है, जिसके कारण वो लोग उस पर्टिकुलर एरिया में रह पाते हैं, क्योंकि फैट अगर रहेगा तो हीट का लॉस कम होगा। दूसरी चीज कि जो बहुत ज्यादा कोल्ड क्लाइमेट में क्या होता है बेटा, हीट लॉस के लिए सरफेस एरिया इंपॉर्टेंट होता है। हीट लॉस के लिए सरफेस एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो सरफेस एरिया को कम किया जाता है। तो जो भी कोल्ड क्लाइमेट वाले जो जानवर हैं, मैमल्स हैं, उनका हाथ पैर और कान बहुत छोटे छोटे होते हैं। कभी आप लोग देखना कि जो पोलार बियर्स होते हैं ना, वो तो खैर ठीक है, उनमें फैट होता है। देन और बाकी और भी जो छोटे छोटे जो भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अगर आप कभी देखे होगे तो उनका पैर वैर एकदम पतला पतला रहता है, छोटा रहता है, कान छोटे छोटे होते हैं। ये एलेंस रूल है, वो उन्होंने बोला है कि ठंड वाली जगह में हीट रेडिएशन को बचाने के लिए बॉडी का सरफेस एरिया को जहां जहां कम कर सकते हैं वहां वहां कम कर देते हैं। कान छोटा हो गया, हाथ पैर पतला पतला हो गया, इससे हीट रेडिएशन कम हो जाता है। ठीक है, तो यही सब है कोल्ड क्लाइमेट का। ठीक है, बाकी तो मैंने बता ही दिया है। एक्वेटिक जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अगर वो लोग माइग्रेट नहीं कर रहे हैं तो फैट रहेगा। ठीक है, तो देन उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे डेजर्ट लिजार्ड। चौथा, एडेप्टेशन इन अब डेजर्ट लिजार्ड क्या करेंगे भैया? सीधी सी बात है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगा तो क्या करेंगे ये लोग? छुप क्या जाएंगे। करेंगे? अंडरग्राउंड में जाएंगे, है ना? और बहुत ज्यादा ठंडी रहेगी तो क्या करेंगे ये लोग? धूप सेकेंगे बाहर, है ना? बाहर आके धूप सेकेंगे। तो कुल मिलाकर के ये लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ा तो बिल के अंदर छुप जाएंगे, बहुत ज्यादा ठंडी लगा तो थोड़ा बाहर आ जाएंगे। तो बस ये अंदर बाहर ये सब चलते रहता है इनका। ठीक है, तो ऐसे ये लोग क्या करते हैं, कुल मिलाकर के इनका ये कोई बॉडी का एडेप्टेशन नहीं है ना, ध्यान रखना। ये कोई बॉडी एडेप्टेशन नहीं, ये बिहेवियरेबल क्या बोलते हैं, बिहेवियरल एडेप्टेशन है। ठीक है, समझ आ रहा था? बिहेवियरल एडेप्टेशन। बोल के दिखाओ, बोल के दिखाओ भाई। बिहेवियरल। बिहेवियरल। नहीं, लड़के लोग बोलेंगे, बताओ भाई। नासिर, बिहेवियरल। आयुष, बिहेवियरल। अच्छा, लड़के लोगों को उतना अच्छा नहीं आता। ठीक है, अपन लोग क्या ज्यादा इंग्लिश इंग्लिश बोलते नहीं, इसीलिए। तो ये सब क्या है बेटा, बिहेवियर के हिसाब से एडेप्टेशन है
है ना। और बाकी जो मैंने बताया ये क्या है भैया, मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन है। कंगारू रेड का किस टाइप का एडेप्टेशन होगा? एडेप्टेशन बेटा हम 3 कैटेगरी करेंगे, ध्यान रखना। एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल है बेटा, किडनी में चेंजेस हो रहा है ना, फिजियोलॉजिकल, ठीक है, ध्यान रखना। ये मॉर्फोलॉजिकल, हम लोग एनाटॉमिकल नहीं बोल सकते। मॉर्फोलॉजिकल बेटा एनाटॉमी क्या है, एनाटॉमी क्या है, एनाटॉमी तो आप बहुत सारी चीज, जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना वो होते हैं, ठीक है। बाहर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो हो गया मतलब मॉर्फोलॉजिकल एंड बिहेवियरल, बिहेवियरल, ठीक है। तो ये पेन चलने का मेरा बेटा ऐसा रगड़ता है ऐसा पूरा ऐसा, तो पूरा टिप ही खराब हो गया है। 2 मिनट, ठीक है, क्लियर हो रहा है ये, है ना। तो एडेप्टेशंस किस किस टाइप का होता है, तो क्लियर है ये, है ना। एडेप्टेशन इन डेजर्ट लिजार्ड जो रहता है वो एक प्रकार का बिहेवियरल है ना। देन उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे इसमें एडेप्टेशन एट हाई एल्टीट्यूड इन ह्यूमंस, ठीक। तो ये एडेप्टेशन ये आता है एग्जाम में, हाई एल्टीट्यूड इन ह्यूमंस। अब ये तो मालूम होगा बेटा आप लोगों को, पुराने जमाने में क्या होता था, एक फिल्में होती थी, बहुत सारे पिक्चर होता था, ठीक है। ऑब्वियसली पुराने जमाने में भी बहुत सारे पिक्चर होते हैं, अभी भी बहुत सारे फिल्में होती है, ठीक है। तो जैसे कि बीमार पड़ जाते थे, या अब आप लोग मालूम है कि हिल स्टेशन घूम के आओ। जो हीरो हीरोइन है उनके बीच में कुछ हो गया, अलग हो गए, छोड़ दिए, कोई मर गया या फिर कोई धोखा दे दिया, तो वो सामने वाला से उदास हो जाता था, ठीक है। अब वो सोच सोच के स्ट्रेस में बीमार पड़ जाता था, ठीक है, या उसको और कोई भी उसको परेशानी है, ठीक है, जीवन में। तो वो हीरो हीरोइन को डॉक्टर सलाह देते थे, इनको किसी हिल स्टेशन में लेके जाओ, ठीक है, इनकी बीमारी हमको नहीं समझ आ रही है, उनको क्या मालूम, ठीक है, उनकी क्या बीमारी है, ठीक है, तो हमको तो मालूम है, तो इनको हिल स्टेशन में लेके जाओ। तो हिल स्टेशन में लेके जाने से वो लोग काफी अच्छा फील करते थे, हालांकि उनको वहां कोई मिल जाता था वो अलग बात है, ठीक है। तो हिल स्टेशन में वो लोग जाते थे तो उनको काफी अच्छा फील होता था। एक सबसे बड़ा जो रीजन होता है हिल स्टेशन में, क्या होता है, ऑक्सीजन का जो कंसेंट्रेशन है वो थोड़ा कम होता है, ऑक्सीजन डेंसिटी थोड़ी सी कम होती है। तो ऑक्सीजन डेंसिटी कम होने से क्या होगा भाई, हमारे पास जो लिमिटेड आरबीसी है ना, उसी में ऑक्सीजन कैरी होना है। अब हमारे पास आरबीसी जो है, जो लिमिटेड है, जो कम है हमारे पास, इसीलिए तो हम हिल स्टेशन जा रहे हैं। तो कम आरबीसी है तो ऑलरेडी और कम हो गया ऑक्सीजन बाहर, जितना मॉलिक्यूल जाना चाहिए उतना नहीं जा पा रहा है, तो फिर हमको ऑक्सीजन की और कमी होने लगेगी, तो अजीब सा लगने लगता है, चक्कर आता है, उल्टियां, है ना, फटीग, अजीब सा हार्ट पैल्पिटेशन होता है, ठीक है, नौशिया, वोमिटिंग, ये सब होता है। कभी आप ये लोग तो गए तबीयत रोहतांग? खराब होना हुआ। वो जब जाते हैं तब होता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद बॉडी का फिर एक एडेप्टेशन मैकेनिज्म स्टार्ट होता है। फिर बॉडी क्या करती है, हीमोग्लोबिन का जो कैरिंग कैपेसिटी होता है उसको कम कर देता है, ठीक है, जो फिक्सेशन होता है ना, ऑक्सीजन फिक्सेशन को कम कर देता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा आरबीसी बने। अब नंबर ऑफ आरबीसी ज्यादा होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ आरबीसी ज्यादा होंगे तो जो भी मॉलिक्यूल्स है, भाई मान के चलो कि 5 आरबीसी है और 5 आरबीसी है और 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमको मिल रहा है बाहर, समझ आ गया बात आप लोगों को। तो अब क्या करेगी बॉडी, ऑक्सीजन को तो नहीं बढ़ा सकते, तो क्या करेगी, आरबीसी का नंबर बढ़ा देंगे, तो 10 आरबीसी हो गए। 10 आरबीसी होने से क्या होगा, अब कितना ऑक्सीजन हम कैच कर सकते हैं एटमोस्फियर का, 4। पहले 5 में 2 का रेशियो था, अब हम 10 आरबीसी कर दिए, नंबर ऑफ आरबीसी बढ़ गया, ठीक है, हीमोग्लोबिन कंटेंट बढ़ गया, तो क्या होगा, पहले 2 ही ऑक्सीजन हम ले रहे थे, अब 4। तो जितना हमको चाहिए ऑक्सीजन एक बार में हम उतना लेना चालू कर देते हैं, साथ में हमारा रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ जाता है। सांस लेने की जो क्षमता है हमारे, जैसे 12 से 16 होता है रेस्पिरेटरी रेट, तो वो 14 से 18 19 तक के चला जाता है, मतलब हम जल्दी जल्दी सांस लेना चालू करते हैं, ठीक है। तो ये क्या एडेप्टेशन है, तो बेटा इसीलिए ना हिल स्टेशन भेजते थे, ताकि वहां जाओ, खून बढ़ा के आओ। मैं आपको बता रहा हूँ, आप दुनिया भर का टॉनिक पी लो, कैप्सूल, मल्टीविटामिन खा लो, उतनी तेजी से आरबीसी नहीं बढ़ने वाला, समझ आ रहा है। जैसे ही हाई एल्टीट्यूड में जाओगे,
तो बेटा बॉडी का मैकेनिज्म चालू हो जाता है, धड़ाधड़ आरबीसी का नया नया सेल बनना चालू होता है, मैच्योरेशन फास्ट हो जाता है। समझ आ रहा है? तो हम भाई सीधी सी बात है, अगर आरबीसी का नंबर ज्यादा रहेगा, हीमोग्लोबिन कंटेंट ज्यादा रहेगा, तो हम बहुत अच्छा फील करना चालू करते हैं। ठीक है, और बाकी दूसरा रीजन तो वहां मिल ही जाता है हीरोइन लोगों को, है ना? तो वो तो है ही, है ना? और वही तो फिल्म का एक कारण है, वो मेन साइंटिफिक कारण नहीं होता, उनको तो फिल्में बनानी है, स्टोरी बनानी है। ठीक है, सर वहां पर कोई और, हाँ बोलो। सर सपोज अगर अपन हिल स्टेशन चले गए और वहाँ पे आरबीसी मैच्योर होने लग गया, बट वहाँ पे अपने को सही न्यूट्रिएंट नहीं मिले, जैसे कि विटामिन B6 12 और जिंक वगैरह, फॉलिक एसिड, तो फिर हाँ। अब बेटा, अब कोई अगर बीमार आदमी वहां जा रहा है तो एकदम गरीब टाइप के तो नहीं रहेगा, वहां जाएगा, खाना पीना खाएगा, दूध दूध पिएगा, तो मिल्क वगैरह से तो मिल ही जाता है। ठीक है, और जो भी एग वैग है, हिल स्टेशन में ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन डाइट जो बॉडी को गर्म करता है, हिल स्टेशन ठंडा होता है, बॉडी को गर्म करने के लिए जैसे कि नॉनवेज हो गया, एग हो गया, मिल्क हो गया, एनिमल और नॉनवेज प्रोडक्ट्स। ज्यादा खाना। हाँ, एनिमल प्रोडक्ट्स। तो जो एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें फॉलिक एसिड, विटामिन B12 रहता ही है। ठीक है, जितने एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मिल्क है, मिल्क में भी रहता है। ठीक है, तो ये सब तो बेटा हमको मिलता ही है। तो वहां से अब एकदम से ले जाके उसको पटक दिए, आरबीसी बढ़ाओ, उसको उसको घास फूस खिला रहे हैं। ठीक है, तो फिर तो अपन क्या कर सकते हैं? अब देखियोगे आप लोग हिल स्टेशन में जाते हैं तो बढ़िया कॉटेज में रहते हैं लोग। ठीक यस। है ना? एक बढ़िया सा बंगलो रहता है, फार्म हाउस रहता है, तो भैया वहाँ खाना पीना भी तो अच्छा मिलेगा। समझ आ रहा? बीमार आदमी गया है, पैसे वाले, फिर गाना चलता है परदेसियों से, है ना, ये वाला, सुने हो ना आप लोग? तो हाँ ये सर। सब है। तो ये एडेप्टेशन है हमारा हाई एल्टीट्यूड में। कभी आप लोग गए बेटा रोहतांग पास वगैरह, मनाली वनाली इधर गए हो आप लोग? कौन गया है? कश्मीर गए हैं और जम्मू भी। कश्मीर? कश्मीर बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पे हाँ, नहीं है पर बेटा। गुलमर्ग पर और फिर हाँ, गुलमर्ग है। पहलगाम। हाँ हाँ हाँ, पहलगाम, हाँ, वो हाँ ठीक है। पहलगाम। लेकिन जो रोहतांग पास है, ठीक है, और नॉर्थ सिक्किम है, ये उनसे ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पे है। फिर उसके बाद आप उधर हिमालयन, तो ये बहुत ज्यादा है। मतलब मैं तो भयंकर हाई एल्टीट्यूड पे गया हूँ, वहाँ ऑक्सीजन ले ही नहीं पाते थे लोग। मतलब जो थोड़े से भी थोड़ा हेल्दी पर्सन है, या फिर जिनका थोड़ा वैष्णो स्टेमिना देवी का कम है। पहाड़ भी तो है ही सर, काफी ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पे मुझे लगता है, पहाड़ क्योंकि तो बादल डोंगरगढ़, नीचे हो जाते हैं। पहाड़ तो डोंगरगढ़ में भी है बेटा। मतलब हमारे जो आसपास जो भी वहाँ गए माता हैं का सर। मंदिर होता है, तो वो पहाड़ का मतलब आप वो मेनली जो प्लेन एरिया से उनकी एल्टीट्यूड कितनी है वो देखा जाता है। तो वैष्णो देवी जो है वो भी अच्छी हाई एल्टीट्यूड पर है। ठीक है, लेकिन एक लेवल होता है, उसके ऊपर जब जाते हैं हम, मतलब तो फिर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन और कम हो जाता है, जो लेवल है ऑक्सीजन का वो और कम हो जाता है। ठीक है, तो मैं उस लेवल तक गया हूँ एकदम हाई। मतलब वहां पर जाने के बाद मैं बता रहा हूँ आपको, सीरियसली चक्कर आने लग जाता है, ऐसा होता है। कई लोगों को तो एकदम वोमिटिंग, जी मचलना। मेरे साथ जो गए थे मेरे बैचमेट्स कॉलेज में, ठीक है, फैमिली वालों के साथ तो मैं नहीं गया हूँ, फ्रेंड्स के साथ ही गया हूँ मैं। तो और मतलब तो बहुत ज्यादा वोमिटिंग वोमिटिंग जो है, बॉयज गर्ल्स सब ऐसा, जो थोड़े से स्टेमिना थोड़ा सा कम है यार। और अपन क्या है, अपन तो पहाड़ चढ़ जाते थे, और चलो ऐसा। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं सर, वो तो जानबूझ के बोलते ही है सब लोग होशियारी मारने के लिए, ऐसा नहीं है। मैं भी फील किया हूँ, लेकिन वो चीज को जब एकदम ऊपर गए थे, जब हम लोग है ना, इंडो चाइना बॉर्डर जो रहता है वहां तक जब गया था, तो कुछ समय के लिए काफी ज्यादा अजीब सा फील, ऐसा लगता है चक्कर आ जाएगा। तो वो मैं फील किया हूँ, काफी मजेदार रहता है, लेकिन वो फीलिंग थोड़ी देर बाद, एक दो दिन में ना एडजस्टमेंट हो जाता है। चलिए, तो फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे बायोकेमिकल एडेप्टेशन। अब ये बायोकेमिकल एडेप्टेशन क्या होता है? इसमें आपका जो एग्जाम्पल दिया है वो, जो एकदम बहुत ज्यादा जो डीप सी में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका, अब आपको बता दूं कि जैसे से हम पानी के नीचे जाते जाते हैं, तो जो प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो बढ़ने लगता है। मालूम है कि नहीं आप लोगों को? अर्थ सरफेस से जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ते जाता है। ठीक है, तो कोई भी डाइवर्स जो होता है वो बहुत ज्यादा नीचे तक नहीं जा सकते जब तक प्रैक्टिस ना हो हाई एटमॉस्फेयर हाई एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को झेलने का। जब तक आदत है, मैं आपको बता दूं बेटा, इंसान जो है, कई ऐसे डाइवर्स हैं जो डाइव करते हैं। ठीक है ना, पानी के काफी नीचे तक जाते हैं ऑक्सीजन। वो डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई ऐसा ऑक्सीजन का टैंक लगा दे, मास्क लगा दे और मैं एकदम नीचे तक चले जाऊं, कान वान के पर्दे फट जाएंगे पूरे। समझ आ रहा बात? ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाएगा। क्यों?
एटमॉस्फेरिक प्रेशर काफी ज्यादा हाई रहता है, ऐसा बॉडी दबता है अंदर से, एकदम सिकुड़ने लग जाएगा बॉडी, समझ आ रहा है। लेकिन इंसान वहां भी धीरे धीरे अडेप्ट कर लेता है, मतलब प्रैक्टिस से धीरे धीरे थोड़ा नीचे करते करते काफी जाते हैं, ठीक है। फिर मशीनें आ गई हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ ऐसे फिशेस होते हैं, ठीक है, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो बहुत डीप सी में भी रहने के आदी है, बहुत हाई प्रेशर, मतलब जैसे हमारा तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ये जो नॉर्मल प्रेशर है ये क्या 1 ATM, समझ आ रहा है? उनका 100 ATM तक के रहता है। उतने में तो इंसान की बेटा पूरा ब्लड वेसल फट जाएगी, एकदम दब जाएगा, कान का पर्दा खत्म हो जाएगा, समझ आ रहा बात, ठीक है, आंखें धस जाएंगी, इतना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी झेल सकते हैं। तो सब बायोकेमिकल चेंजेस है, ठीक है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आता है बेटा एग्जाम में, ठीक है ना, ये सब आता है एग्जाम में, सभी इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है एडेप्टेशन इन फिश, ठीक है, एडेप्टेशन इन फिश इन कोल्ड क्लाइमेट, जैसे अंटार्कटिका है, ठीक, अंटार्कटिका है जैसे। अब यहाँ पर 2 चीजें हैं, ठीक है, 2 चीजें हैं, फ्रीज टॉलरेंस, फ्रीज टॉलरेंस, देखो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है, हेडिंग सब हेडिंग के थ्रू, तो इससे आसानी से समझ आता है। दूसरा फ्रीज अवॉइडिंग एनिमल, फ्रीज अवॉइडिंग एनिमल्स। अब फ्रीज टॉलरेंस और फ्रीज अवॉइडिंग एनिमल्स, देखो दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। फ्रीज टॉलरेंस, फ्रीज का मतलब समझते हो आप लोग? ये सब जम जाना, ऐसा बचपन में खेलते फ्रीज ऐसा करके खेलते थे तो ऐसे रुक जाते थे, ठीक है, थोड़ा सा भी हिलते थे तो थप्पड़ लगाते थे, खेले हो आप लोग बचपन में? यस सर। ठीक है ना। तो हम लोग तो मारा पीटी बहुत खेलते थे, ठीक है, बॉल से भयंकर, वो एक क्या होता था जैसे पीछे से कभी अचानक से मिल रहे हैं तो दे रहे हैं ऐसे पीछे ऐसे, है ना, क्या बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग बहुत खेलते, जो भी है, ठीक है। तो हम लोग तो भयंकर पीट पाट खेलते थे एकदम, मतलब मैं बहुत ही अलग टाइप के जगह में हूँ, मतलब बचपन में काफी बाहर निकल जाते थे तो हमारे घर वालों को कुछ होश नहीं रहता था कहाँ गए हैं, शाम तक अगर आ गए तो ठीक है, नहीं तो शाम को मम्मी डंडा लेके निकलती थी, ठीक है, जहां भी रहते थे वहां से पीटते हुए घर लाते थे, ठीक है। तो फ्रीज टॉलरेंस क्या होता है कि इनमें जो इंटरसेलुलर स्पेस है, देखो जैसे ये सेल है ना, सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो ये जो इंटरसेलुलर स्पेस है इनमें कुछ ना कुछ तो फ्लूइड होगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड मालूम है, ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है इसमें कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं बेटा, वाटर को वहां पर जमा के रखते हैं। क्या बोला मैंने? वाटर को यहाँ पर जमा के रखते हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, फ्रीजिंग प्रोटीन्स होते हैं जो कि वाटर को वहां पर जमा के रखते हैं। तो वाटर जमेगा तो क्या होगा बेटा, यहाँ से वाटर का मूवमेंट होगा, यहाँ से वाटर का मूवमेंट होगा, समझ आ रहा बात? कहाँ से वाटर का मूवमेंट होगा? सेल से वाटर का मूवमेंट होगा, इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड के फॉर्म में बाहर जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में रहेगा। अब ये जो स्पेसेस हैं उसमें क्या होगा बेटा, यहाँ पर फ्रीज हो जाएगा, ये जो हिस्सा है आसपास का, ये थोड़ा सा फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, लेकिन सेल नहीं जमेगा। सेल क्यों नहीं जमेगा? सेल के अंदर एक्चुअल में जो भी चीज जमता है वो वाटर जमता है, वाटर जो रहता है वो फ्रीज होता है। तो अब मुझे बताओ कि जैसे मैं आपको बोलूं कि ये 2 कंटेनर है, इसमें वाटर है ना, इसमें मैं 100 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डाल दूं और ये सॉल्यूट फ्री है, तो किसमें बर्फ अच्छे से जमेगा? सॉल्यूट फ्री है, वाटर वाले में जमेगा। इसमें बर्फ अच्छे से जमेगा, उसमें नहीं जम पाएगा अच्छे से। क्यों? सॉल्यूट जो रहता है वो फ्रीजिंग पॉइंट को क्या करता है, डिक्रीज और करता है, कम कर देता कम कर कम देता कर है। देता है, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है। तो इससे
ये जो एनिमल्स होते हैं फ्रीज टॉलरेंस एनिमल्स जो होते हैं लाइक फिशेस, ये लोग यही टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। सॉल्यूट का कंसंट्रेशन सेल में बढ़ा देते हैं, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, जिससे के कारण सेल का जो टेम्परेचर है, सेल के अंदर का जो वाटर है वो फ्रीज नहीं हो पाता है, क्योंकि सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ गया, जिससे ये लोग मेटाबॉलिक एक्टिविटी को सही तरीके से रख पाते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या करते हैं, फ्रीज अवॉइडिंग एनिमल्स। तो फ्रीज अवॉइडिंग एनिमल्स जो रहते हैं, ये इनके जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, इसमें एंटी फ्लूइड है, एंटी फ्रीज केमिकल्स होते हैं लाइक ग्लिसरॉल एंड अदर प्रोटीन। ग्लिसरॉल या अदर प्रोटीन, ग्लिसरॉल जमता है, ग्लिसरॉल जमता है क्या, है ना, ग्लिसरॉल नहीं जमता है, ठीक है, ये एंटीफ्रीज केमिकल होता है। ठीक है, तो ये लोग ग्लिसरॉल का सिंथेसिस करते हैं, ग्लिसरॉल को फ्लूइड में डाल के रखते हैं, बॉडी का जो भी फ्लूइड है, ब्लड है ना, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, जो भी फ्लूइड है, तो बॉडी फ्लूइड में ये लोग ग्लिसरॉल या एंटीफ्रीज प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि इनका जो बॉडी फ्लूइड है वो फ्रीज नहीं होता है। तो ये लोग कुल मिला करके क्या करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट को क्या करते हैं बेटा, ये लोग डिक्रीज करके रखते हैं, ठीक है, कि इंक्रीज करके रखते हैं। सर इंक्रीज करके रखते हैं ना, तभी तो वो लेट फ्रीज होगा, लेट से जमेगा, हाँ, तो ये लोग माइनस freezing ज्यादा point जाएगा। को, हाँ, माइनस से ज्यादा जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज करके रखते हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा ठंडा चाहिए तब जाकर के वो लोग जम पाएंगे। थोड़ा बहुत ठंडे में क्या होता है, वो लोग जल्दी से फ्रीज नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं, है ना, जो आपके सिलेबस में है। तो ये फ्रीज टॉलरेंस है जो इस तरीके से किया जाता है, और एक फ्रीज अवॉइडिंग एनिमल्स होते हैं जो इस टाइप का। क्या आएगा ना फ्रीज टॉलरेंस पे, क्या चीज बेटा, वुड फ्रॉग। अब उसका एग्जांपल्स नहीं दिया है बेटा, आप लोग उसका एग्जांपल्स देख लेना। फ्रीज अवॉइडिंग एनिमल्स जो है ना, इसका एग्जांपल है ना, वो आपका आइस फिश होता है ना, किनोसिफेलस, ठीक है, आइस फिश, इसका जो एग्जांपल है आइस फिश, और सिनोसिफेलस बोलते हैं उसका जूलॉजिकल नेम, सिनोसिफेलस आइस फिश। ऐसा बहुत सारे एनिमल्स में होता है फ्रीज टॉलरेंस, बहुत सारे में होता है। ठीक है, तो बस ऐसा ध्यान रखना कि ये लोग, तो ये किस टाइप का एडेप्टेशन है बेटा, फिजियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल या बिहेवियरल? फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल, ठीक है, ये फिजियोलॉजिकल बिहेवियर है, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है। यस सर। ठीक है, समझ आ गया, है ना। चलिए, देन उसके बाद एडेप्टेशन इन आर्कीबैक्टीरिया, लास्ट टॉपिक देखते हैं, एडेप्टेशन इन आर्कीबैक्टीरिया। अब ये आप लोगों को मालूम है बेटा, हम पीसीआर वीसीआर में भी पढ़े, तो आर्कीबैक्टीरिया की क्या खासियत है, ये लोग बहुत हाई टेम्परेचर में भी रह सकते हैं, है ना, हॉट वाटर स्प्रिंग हो गया, ठीक है, थर्मल वेंट्स हो गया, जो एकदम डीप सी में, जो जैसे जहाँ पर एकदम लावा वावा निकलता है ना, गर्म पानी का जो सोर्स होता है, वहां पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से भी ऊपर का टेम्परेचर ये लोग झेल सकते हैं आसानी से और सरवाइव कर सकते हैं। तो इनका सेल मेम्ब्रेन में ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो हाई टेम्परेचर से रेजिस्टेंट होते हैं, और इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है मालूम है आप लोगों को, डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए इनके पास क्या होते हैं, क्या होते हैं भैया, थर्मस एक्वाटिकस, थर्मोस्टेबल, डीएनए पॉलीमरेज है ना, एंजाइम पढ़े हैं हम लोग ये सब, है ना। तो ये सब क्या है, इनके मदद से ये लोग अपने आप को रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, अपने आप को स्टेबल भी रख सकते हैं गर्म जगहों पर भी। ठीक है, तो ये सब आर्कीबैक्टीरिया में क्या बड़ा एडेप्टेशन है, सेल मेम्ब्रेन पे एडेप्टेशन है इनका, ठीक है, एंजाइम्स का एडेप्टेशन है, कई मतलब एंजाइम ऐसे बन गया है कि हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, तो दैट इज एडेप्टेशन इन आर्कीबैक्टीरिया। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, बट हेडिंग नहीं था ऐसा। ठीक है, समझ आ रहा बात आप लोगों को? सर बायोकेमिकल में अपन क्या पढ़े, मतलब बेसिकली किसके बारे में पढ़े बायोकेमिकल में? बायोकेमिकल में जो प्रेशर, जो हाई प्रेशर टॉलरेंट
एनिमल्स, हाई प्रेशर टॉलरेंट एनिमल्स, जैसे कि डीप सी फिशेस जो होते हैं, एग्जांपल डीप सी एनिमल्स। डीप सीइंग नहीं है, डीप सी एनिमल्स, ठीक है, जो कि अप टू 100 बार प्रेशर तक के झेल सकते हैं, ऐसा समझ आ रहा बस। तो ये ऐसा एग्जांपल है छोटा सा। तो सर इनकी बॉडी में कोई चेंज आता है? हाँ, बॉडी में चेंजेस रहता है इनके, तो ये भी काफी ज्यादा फिजियोलॉजिकल हुआ? फिजियोलॉजिकल है ये। एक मिनट, चलिए हटा दूं मैं ये सब। सर ये स्टार फिशेस वगैरह इसमें आ सकते हैं ना, वो एकदम अंदर अंदर रहते हैं? बाहर भी रहते हैं बेटा स्टारफिश, सर अंदर रहते हैं। सर एक मैं बेंथोनिक है वो, डीप सी नहीं बोल, डीप सी तो रहते ही है लेकिन बेंथोनिक बोल सकते हो उसको। बेंथोनिक का मतलब होता है जो सी के सरफेस पे होता है। तो सी का जो सरफेस है वो थोड़ा सा मतलब शैलो भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है और बहुत ज्यादा नीचे भी हो सकता है। तो बहुत ज्यादा नीचे जैसे डिस्कवरी चैनल वगैरह पे आप लोग कभी देखे होंगे कि मतलब बहुत नीचे एकदम अंधेरा रहता है, वहां पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है, वहां पर आपको बहुत अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म दिखेंगे, बिल्कुल उनका शेप अलग होगा, स्ट्रक्चर अलग होगा, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज अलग होती हैं। अंधे होते हैं वो लोग, मतलब उनको दिखता नहीं है, अंधे होते हैं मतलब जरूरत ही नहीं ना अंधेरे में, अब उनको पूरा जीवन वहीं गुजारना है, तो फिर आंख रहेगा तो क्या फर्क पड़ेगा। तो उनकी आंखें होती नहीं है मतलब ना के बराबर, ठीक है, या और जो आंखें होती हैं वो जो होती हैं वो लाइट रेस को सेंस नहीं करते हैं, तो बहुत ज्यादा अलग, तो उन प्रेशर भी झेल सकते हैं वो लोग, तो बहुत अलग होते हैं। कभी देखे नहीं हो आप डिस्कवरी चैनल वगैरह? देखे हैं ना? एमटीवी वगैरह से फुर्सत ही नहीं है लोगों को, फेसबुक इंस्टाग्राम है ना, तो काम की चीज कहाँ कोई देखेगा आजकल। तो हम डिस्कवरी वगैरह में ना काफी दिखाता है वो लोग जो वो होता है ना बेटा, सबमरीन वगैरह जो होता है, ठीक है, Yes, तो sir. उसमें वो लोग काफी नीचे तक जाते हैं, जी काफी नीचे यस तक जाते हैं, लाइट जलाते हैं। लाइट पड़ने से वो लोग बहुत जल्दी वो लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं क्योंकि उनको आदत ही नहीं है। क्या फर्क पड़ेगा, लाइट है उनको मतलब ही नहीं है, ये तो वैसे ही बेटा है किसी नहीं इंसान कर पाएंगे। आँख, हाँ आँख है ही नहीं और उन पर लाइट ऐसा मार रहे हो तो उनको थोड़ी ना कुछ फर्क पड़ेगा, ठीक है, तो वैसे ही है। चलिए, काफी दिलचस्प है, अभी भी हम लोग दुनिया को बहुत अच्छे से खोज नहीं पाए हैं। सबसे जरूरी चीज, इंसान अभी तक इंसान को नहीं खोज पाया है। तो कई लोग, हटा दूं क्या, पॉइंट इज हटा दूं? जी सर। हमको खुद को समझने के लिए दूसरे की जरूरत पड़ती है, महात्माओं की जरूरत पड़ती है, ज्ञानियों की जरूरत पड़ती है, और उनको भी खुद को समझने के लिए ईश्वर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। कई लोगों को ये बात नहीं समझ आ रही है तो उनको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो ऐसा है, वो सब चलता रहेगा। गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहे हैं। प्रवचन में मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं पंडाल लगा के, टीवी के सामने प्रवचन सुनते रहते हैं। क्या सुनना चाहते हैं लोग, ऐसा क्या जानना चाहते हैं मानव जाति के बारे में या ज्ञान खुद के बारे में? वो ज्ञान लेकर के वो लोग मतलब किस लेवल तक जाना चाहते हैं, कहाँ पहुंचना चाहते हैं, है ना? के पास। उनका ईश्वर उनका दर्शन। उनका उनका उद्देश्य क्या है उस प्रवचन को सुनने का? वो लोग शांति। किस किस जगह पे जाना चाहते हैं, है ना? क्यों सुन रहे हैं? क्या उन्होंने पाप किया है जिसके कारण वो लोग ज्ञान की बातें सुन के पुण्य लेना चाहते हैं, या फिर वो लोग महात्मा बनना चाहते हैं या पुण्य कमाना चाहते हैं, या फिर उनको दुनियादारी के बारे में नहीं मालूम है, जो दूसरे से सीखना चाहते हैं, ठीक है, कहाँ पहुंचना चाहते हैं उनको खुद नहीं मालूम।
बस उन चले जाते हैं। उन प्रवचन देने वालों को भी नहीं मालूम है कि उनको क्या चाहिए, वो लोगों को कहाँ पहुंचना है, और अगर पहुंचना है तो उसका रास्ता क्या है, उनको भी नहीं मालूम है। इसीलिए सबको बताते हैं ये रास्ता है, वो रास्ता है। क्या आप पहुंच गए हो वहां तक? अगर आप वहां तक पहुंच गए हो, अगर आप वहां तक पहुंच गए हो, तो फिर आपको ये सब की जरूरत नहीं है। आप अपने आप में ही संतुष्ट हो, आप अपने आप में ही सब कुछ हो। ठीक है, तो ठीक है, ये प्रवचन है। कभी कभी मेरे घर वाले बोलते हैं कि तू चालू कर, ये धंधा अच्छा है, बट मुझे भी कभी कभी लगता है करना चाहिए कि नहीं, आप लोगों के हिसाब से? सर कर लो, हम फायदेमंद भी तो है शिष्य ही बन सर, जाएंगे। हैं? हम बोलो लोग बोलो। शिष्य बन जाएंगे। फायदेमंद तो है, नो डैट। शिष्य बन जाएंगे बोल रहे हैं कई लोग, है ना? हाँ सर, आप इतना कमाओगे तो हम भी थोड़ा सा रखेंगे। आप क्या करोगे? आप तो महात्मा ज्ञानी बन जाओगे, तो आप पैसे का क्या करोगे? हम मैनेज करेंगे। हाँ सर, तो चलो, संन्यास ले लेंगे। नहीं, प्रवचन देने के लिए सन्यासी होना कोई जरूरी नहीं है। जरूरी आपको नहीं। ज्ञान ज्ञान बांटने के लिए सन्यासी होना कोई जरूरी नहीं है। दुनिया से सन्यास लेना कोई जरूरी नहीं है ना? ज्ञानी है, अगर आप ज्ञान बांट सकते हो, समझ आ रहा बात? ये ठीक वैसे ही है। ज्ञान तो सभी बांटते हैं, किसी ना किसी ज्ञान रूप सभी में। बांटते हैं, हाँ सभी लोग बांटते हैं। आप लोग भी कई बार ज्ञान बांटते हो, सर ऐसा हो सकता है क्या, सर ऐसा होता होगा जरूर, ये भी क्या है? ज्ञान है। समझ आ रहा बात? सूरज की किरणें हमको ज्ञान देती हैं, समझ आ रहा बात? ठीक है, हर एक चीज में ज्ञान छुपा हुआ है, हर एक चीज। बोलने की जरूरत मेरी है, आवाज में भी ज्ञान है, कैसे आया, कैसे एनर्जी, प्रोड्यूस हो रहा है, सब हाँ कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, स्पीच कैसे बन रहा है, आप कैसे सुन रहे हो, आप समझ कैसे रहे हो, और ये आप तक कैसे पहुंच रहा है। दिख तो रहा नहीं है, बट पहुंच कैसे रहा है, समझ आ रहा बात? चलो, तो सब चीज में ज्ञान है बेटा इस दुनिया में, है ना? तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारा ज्ञान नहीं देना चाहूंगा, ठीक है? जी सर। चलो, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स चालू करते हैं, नया टॉपिक, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। मैं ना इस टाइप का जो है ना, बीच बीच में जो फालतू लेक्चर होता है, उसको देने से पहले मैं सोचता हूँ पॉज कर दूं रिकॉर्डिंग को, लेकिन मैं भूल जाता हूँ। क्योंकि जब आप रिकॉर्डिंग जो कोई देखते हैं, तो ये बीच में ये सब जो है ना, ये उनके लिए फालतू होता है, तो मेरे को बता दिया करो। चलो, तो व्हाट इज पॉपुलेशन? व्हाट इज पॉपुलेशन बेटा? बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलकर पॉपुलेशन बना है। हाँ, Group of बहुत सारे, species? हाँ, The group ग्रुप of ऑफ, individuals living together. हाँ, Yes. एक पर्टिकुलर एरिया में एक साथ रह रहे हैं, तो वो पॉपुलेशन है। समझ आ रहा बात? एक पर्टिकुलर एरिया में, डिफाइंड एरिया है, एक पर्टिकुलर रीजन है, ठीक है? वो एरिया कितना भी हो सकता है, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है वो एरिया कितना है एंड वहां पर लोग कितने रहते हैं, तो वो एक पॉपुलेशन हो गया। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि रायपुर जो है, ठीक है, रायपुर जो है, मान के चलो कि ये 20 किलोमीटर का क्षेत्र है, 20 किलोमीटर का एरिया है, यहाँ पर कम से कम 15 लाख लोग रहते हैं, ठीक है? वैसे रायपुर में 15 लाख लोग के आसपास रहते हैं, है ना? जो रायपुर के हैं उनको मालूम होगा, है ना? बहुत ज्यादा हाईली पॉपुलेटेड है ना? बाकी शहर के मुकाबले रायपुर बहुत पॉपुलेटेड है ना? जो लोग नहीं आए हैं, जो लोग यहाँ नहीं रहते, जो बाहर रहते हैं कम पॉपुलेटेड एरिया में, यहाँ आएंगे तो उनको कंजट लगने लग जाएगा, और हम लोग जब वहां जाएंगे तो हमको हमें बहुत अच्छा सुकून लगेगा। मिलता है। बढ़िया है, बढ़िया है, खाली खाली जगह है, आएंगे। कम लोग है। मेरी सिस्टर है, ठीक है, मतलब सामने ही रहती है, छोटी बहन है, तो वो लंदन में रहती है, ठीक है, एम आर्किटेक्ट की है, जॉब भी वहीं करती है, काफी साल से वहां रहती है। तो बोलती भैया यहाँ पर जो है ना बहुत कम लोग हैं लंदन में, लंदन इतना बड़ा शहर है, बोलते बहुत कम लोग हैं, मतलब कई बार तो ऐसा है कि मास्क नहीं भी लगाए तो चलेगा। मैं बोला क्यों? मतलब बाहर रोड पे मास्क नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, क्यों? लोग ही कम है, कम ही लोग दिखेंगे आपको, एक पर्टिकुलर एरिया में 4-5 लोग दिखे बहुत बड़ी बात है, और यहाँ पर कम से कम आपको 100-150 लोग मिल जाएंगे उसी एरिया में, मतलब इतना ज्यादा है। तो रायपुर भी वैसे ही है, मुंबई जाओगे तो आपको करोड़ों में मिलेगा, दिल्ली जाओगे तो करोड़ों में मिलेगा।
तो ये जो पर्टिकुलर रीजन है, पर्टिकुलर एरिया है, उसमें जो भी पर्टिकुलर लोग रहते हैं वो एक पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, मतलब वो एक पॉपुलेशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, पॉपुलेशन बनाते हैं। समझ आ रहा बात है ना? तो पॉपुलेशन का साइज या डेंसिटी, पॉपुलेशन साइज कितना होगा और पॉपुलेशन की डेंसिटी कितनी होगी, तो भाई सीधी सी बात है, पॉपुलेशन की डेंसिटी आप कैसे निकालोगे? कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल हैं वो पर्टिकुलर एरिया में, तो वो पॉपुलेशन की डेंसिटी आ जाएगी, ठीक है, या पॉपुलेशन का साइज बताएगा। तो पॉपुलेशन का साइज क्या होगा? क्या होगा? नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ क्या होगा? यूनिट एरिया। गिवन एरिया। इन अ, भाई जैसे ये मैंने बताया 20 किलोमीटर के क्षेत्र में है 15 लाख लोग, तो ये 15 लाख क्या हो गया? नंबर ऑफ इंडिविजुअल हो गया, है ना, एक पर्टिकुलर रीजन में, और ये अपॉन नंबर ऑफ यूनिट एरिया, वो कितने यूनिट एरिया में है। समझ आ रहा बात? नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ रीजन और नंबर ऑफ यूनिट एरिया इन अ रीजन, एक पर्टिकुलर रीजन में कितने एरिया में वो लोग हैं, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी या साइज जो होता है ये होता है n अपॉन s। तो n क्या हो गया? नंबर ऑफ इंडिविजुअल, s क्या हो गया? पर यूनिट एरिया, ठीक है, कितने यूनिट एरिया में है उस पर्टिकुलर, जैसे ये पर्टिकुलर रीजन है, कौन सा रीजन है भैया? रायपुर रीजन है, तो रायपुर एक रीजन है, ठीक है, तो कितने लोग हैं उसमें, इस रीजन में, इस रीजन में कितने लोग हैं? 15 लाख। तो ये 15 लाख। रीजन कितना है? 20 किलोमीटर का। समझ आ रहा बात? दैट इज पॉपुलेशन की डेंसिटी, ऐसे निकालते हैं। क्लियर है? तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन डेंसिटी इज n अपॉन s। ठीक है, अब देखते हैं, है ना। तो ये हो गया पहला। देन उसके बाद इसमें पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में दूसरा आएगा नेटैलिटी, ठीक है, और बर्थ रेट। तो अब ये क्या होता है बेटा? तीसरा डेथ रेट मॉर्टैलिटी और मोर्टेलिटी, ऐसा लिख सकते हैं। अब इस पेन का भी मोर्टेलिटी रेट बढ़ते जा रहा है, इसमें इंक खत्म होते जा रहा है, ठीक है, और डेथ रेट बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते ही जा रहा है, इसका इंक खत्म होते जा रहा है, इसका जीवन समाप्त होते कम जा होते रहे जा हैं। हाँ कम होते जा रहा है, कारण इंक नहीं है, खत्म हो गया है, दुकानें बंद है ना। अब पूरा इंक खत्म हो जाएगा तो हम कैसे पढ़ेंगे वो सोच रहा हूँ मैं, वही सोच रहा था एक अभी बीच में पिछले हफ्ते। फिर मैं क्या करूंगा, इस बोर्ड को पलटी कर दूंगा, मेरे पास कुछ चौक है, फिर वो चौक से पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा। मुद्दा ये है कि पढ़ाना है, हाँ सर पढ़ाना ऑनलाइन है। के ऊपर पढ़ा लेना। हाँ ऑनलाइन के ऊपर कैसे? कैसे? बोर्ड में, स्क्रीन बोर्ड में ना स्क्रीन बोर्ड उन पे। उसमें ना वो ना मजा नहीं मतलब आता। थोड़ा सा वो फीलिंग नहीं आती है। मजा नहीं आता। सही बात, सही बात। हाँ वो फिर वो जैसे बाकी जो अन अकेडमी और ये सब लोग करते हैं, मतलब जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो कंपनीज हैं, वो लोग ऐसे लिखते रहते हैं, क्या है यार, मतलब है ना, थोड़ा बातचीत होना चाहिए, सामने शकल वगल दिखना चाहिए, है ना। जब शक्ल दिखता है ना तो समझ भी आता है थोड़ा। हाँ जैसे जैसे हम लोग एकदम यहाँ पर माथे पे लिखते हैं, ऐसा रनिंग चलते रहता है, जैसे ट्रेन में ऐसा चलता है ना, कुछ ऐसा आते रहता है, बस ऐसा दिखता है क्या? एक्चुअल में हम लोगों को मजा क्यों नहीं आता है? क्योंकि हम लोग आप लोगों को नहीं देख पाते हैं, तो इसमें ना थोड़ा सा ना शुरू शुरू में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, हम लोगों को मजा नहीं आता था, मतलब किसको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, कौन बैठा है बोधा जैसे, तो उसमें कुछ नहीं समझ आ रहा है, किसको समझ आ रहा है, चेहरे से काफी कुछ समझ आता है हम लोगों को, मतलब मैं तो एकदम फेस रीडिंग कर लेता हूँ, है ना, कि किसको समझ आ रहा है, किसको इंटरेस्ट आ रहा है, कौन बोर हो रहा है, ठीक है, कौन सेलेक्ट हो सकता है ना। तो इससे ना बॉडी स्ट्रक्चर है, बैठने का तरीका है, ठीक है, और शकल से काफी कुछ समझ आ जाता है, मैं बता रहा हूँ। सिटिंग हैबिट जो होती है ना, बैठने का तरीका, उससे भी समझ आ जाता है अटेंटिव कौन है कि नहीं। कई लोग ऐसे बैठते हैं, ऐसे स्टैंड लगा के बैठते हैं, कई लोग ऐसे रहते हैं, ठीक है, तो उसे समझ आ जाता है भैया। चलो, तो नेटैलिटी, मोर्टेलिटी, है ना, और ये हो गया आपका सेक्स रेशियो। तो अब इसको कैसे रीड करते हैं, देखो,
नेटेलिटी या बर्थ रेट जो होता है वो, जैसे फॉर एग्जांपल 1000 लोग आज हैं, ठीक है, रायपुर में मान के चलो कि 1000 लोग हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, है ना, एक पर्टिकुलर एरिया में 1000 लोग हैं, बट आफ्टर 1 ईयर वो कितने होंगे? आफ्टर 1 ईयर कितने होंगे? हो सकता है 1100 लोग हो सकता है 1200 लोग हो, ठीक है। तो वो क्या हो गया बेटा कि बाकी जो 100 है या 200 है वो उस रेट से बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कितना परसेंट रेट से बढ़ रहा है बेटा? अगर 1100 है तो कितना परसेंट रेट से बढ़ रहा है? मतलब नेटेलिटी या बर्थ रेट क्या होगा? 10%, ठीक है। ये 10 मतलब जो भी है वो 10% के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, ऐसा अपन देखते हैं, ठीक है। मतलब 100 इंडिविजुअल में कितना है पर 1000 इंडिविजुअल में कितना बर्थ हुआ एक साल में? 1000 में 1000 इंडिविजुअल अगर कोई है तो उस 1000 में कितने लोग ऐड हुए, कितने लोग पैदा हुए एक साल में। वैसे ही डेथ रेट भी है कि मोर्टेलिटी और डेथ रेट जो रहता है वैसे ही है कि 1000 लोगों में कितने लोग निपट मर- गए। समझ आ रहा बात, ठीक है। कितने लोग की डेथ हो गई एक साल के अंदर। जैसे अभी कोरोना में देखेंगे तो डेथ रेट काफी हाई है, ठीक है। अभी कैलकुलेशन नहीं हुआ है, इंडिया का जितना भी कैलकुलेशन है उसका 4 से 5 गुना डेथ रेट है। मतलब अगर इंडिया में अगर गवर्नमेंट का जो है, मान के चलो कि 10,000 लोग अगर खत्म हुए फॉर एग्जाम्पल, तो मान के चलो 40 से 50,000 लोगों की डेथ हुई है कोरोना से। क्योंकि ये सही वैल्यू नहीं बताया जा रहा है, एक्चुअल में वो लोग नहीं बता सकते क्योंकि बहुत सारे रीजन है उसके। कई लोगों को मालूम ही नहीं है डेथ हो गई, वो लोग हॉस्पिटल नहीं जा पाए, हॉस्पिटल से पहले डेथ हो गई, घर में डेथ हो गई, तो वो सबका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। तो 5 गुना भी मैं कम बोल रहा हूँ, उससे ज्यादा ही है अभी, ठीक है। देन सेक्स रेशियो, समझ आ रहा है। नेटेलिटी और जो मोर्टेलिटी है वो पर 1000 पे देखा जाता है पर ईयर, ठीक है। देन उसके बाद सेक्स रेशियो, तो सेक्स रेशियो भी पर 1000 मेल में देखा जाता है, कितने फीमेल पैदा होते हैं, ठीक है। सेक्स रेशियो मतलब 1000 मेल में, कितनी फीमेल है? 1000 मेल में कितने फीमेल है, तो ये सेक्स रेशियो होता है। 1000 मेल में हाउ मेनी फीमेल, तो ये ऐसा होता है। सबसे अच्छा सेक्स रेशियो कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है? केरला। केरला में, ठीक है। सबसे अच्छा सेक्स रेशियो केरला में है। और सबसे घटिया हरियाणा। हरियाणा। कहाँ पर? हरियाणा। हरियाणा। हरियाणा, हरियाणा उधर है, ठीक है। फिर क्या? गुलाब जामुन का रेसिपी हम लोग वो कर रहे थे, कौन पूछा? अल्फी? यस सर। हाँ, कुछ नहीं बेटा, सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो कहाँ है, सबसे कम सेक्स रेशियो कहाँ है, ये अपन डिस्कस कर रहे थे। ज्यादा कहाँ पर है? केरला में है, बिकॉज ऑफ एजुकेशन लेवल काफी अच्छा है वहां पर। और दूसरा जो रहता है हरियाणा में, ठीक है। सबसे कम सेक्स रेशियो वहां बहुत है क्योंकि वहां पर फीमेल फर्टिसाइटिस वगैरह ये सब का प्रॉब्लम है वहां पर। लोग जो रहते हैं, है ना, डेथ हो जाता है फीमेल्स का या मार देते हैं, ठीक है, पैदा नहीं होने देते हैं। बट मुझे समझ नहीं आता है, ठीक है, ये लोगों को कब समझ आएगा, ठीक है, कि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि भाई सृष्टि का जन्म, इंसान जो इंसानी स्पीशीज है ना, वो बिना फीमेल के पॉसिबल नहीं है, बिना फीमेल के पॉसिबल नहीं है ना। सृष्टि की रचयिता कोई तुम खत्म कर रहे हो तो सृष्टि कहाँ से बचेगी, वही तो। ठीक है। फिर उसके बाद बोलते हैं मेरे लड़के के लिए लड़की नहीं मिल रही है, कहाँ से मिलेगी, तुमने छोड़ी क्या? चलो, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसी के बेसिस पर क्या करते हैं बेटा हम लोग, जो हमारा पॉपुलेशन जो साइज है, पॉपुलेशन जो डेंसिटी है ना, उसके बेसिस पर हम लोग कुछ ग्राफ देखते हैं कि भाई ये जो पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल रायपुर में जो 15 लाख का पॉपुलेशन है, ये किस टाइप का है, क्या ये एक्सपांडिंग पॉपुलेशन है, मतलब ये पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है। और हमेशा याद रखेंगे जो एज पिरामिड होता है या जो पॉपुलेशन पिरामिड होता है, वो मेल और फीमेल दोनों को मिला करके देखा जाता है, मेल या फीमेल दोनों, ये अलग अलग नहीं देखा जाता। समझ आ रहा बात? पॉपुलेशन जो पिरामिड्स हम देखेंगे आगे 3 वैरायटी का, वो मेल फीमेल दोनों को मिला के देखा जाता है, ठीक है। मैं हमेशा जब भी ऐसा सुनता हूँ कि ऐसा हो गया वैसा हो गया फीमेल
को मार दिया, ऐसा हो गया वैसा, बहुत अंदर से बहुत खराब लगता है कि हम इंसान हैं और इस दुनिया में इंसान जो होते हैं, ह्यूमन जो होते हैं, सबसे ज्यादा सेंसिटिव हैं। इसीलिए हम इंसान हैं, हम सोशल हैं, हम सेंसिटिव हैं। हमारे पास दुनिया में सबसे ज्यादा इमोशंस हैं। सबसे ज्यादा का मतलब जितने भी दुनिया में ऑर्गेनिज्म है, जो भी एनिमल्स हैं, उनमें सबसे ज्यादा इमोशन का भंडार ह्यूमंस के पास है। इतना इमोशंस के, फिर भी लोग कितना इमोशनलेस होते हैं। लोगों को किसी के बारे में किसी की परवाह नहीं है। एक्चुअल में यही जो इमोशनलेस जो है का, यही इस दुनिया का विनाश के लिए काफी, हाँ काफी बड़ा कारण बनेगा आगे चल के, है ना, इमोशनलेस होना। ठीक है, तो इमोशंस हमारे में जो है नेचुरल वो होने चाहिए। लोगों के लिए सुख दुख की भावना होनी चाहिए हम लोगों में। ठीक है, और ये नहीं है तो हम ह्यूमन भी नहीं है, मैं आपको बता दूं। क्योंकि यार आप खुद ही सोचो, जो गाय है बेचारे, ठीक है, उनके पास भी इमोशंस होते हैं, है ना। तो अब जो गाय खड़े हैं, आप उसके सामने रो रहे हो, तो गाय ऐसा नहीं रो देंगे भाई, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपना चारा चढ़ते रहेगा। भगवान जाने क्या कर रहा है ये, है ना, उसको नहीं पता चलेगा ये क्या रो रहा है, हंस रहा है, क्या करना। समझ आ रहा बात। तो हम वैसे नहीं हो, हमको वैसा नहीं होना चाहिए। कायदे से दुनिया में हमको वैसा नहीं होना चाहिए, बट लोग वैसे हो जाते हैं, भगवान जाने क्यों। चलिए, तो ये हो गया, आप लोगों को समझ आ रहा है। तो अब हम देखते हैं बेटा इसमें पिरामिड पॉपुलेशन का 3 टाइप का पिरामिड होता है। इसको मैं हटा रहा हूँ। जी सर। और लोग उनको हटा रहे हैं जो इमोशन के सबसे पहले, मतलब बोल सकते हैं बेटा, सबसे पहले पायदान पर जो इमोशंस में होते हैं, फीमेल्स। ठीक है, गलत बोल रहा हूँ, सबसे ज्यादा इमोशनल फीमेल्स होते हैं। ठीक है, और ये तो नेचर ने उनको ऐसा बनाया है, जानबूझ के बनाया है। नहीं अगर ऐसा होगा तो हम बाकी जानवरों के जैसे अपने बच्चों को छोड़ देंगे। ठीक है, बाकी जानवरों के जैसे हम अपने बच्चों को छोड़ देंगे, जाओ अपना जिंदगी जियो, बचपन में जियो, मरो, कोई मतलब नहीं है। तो ये एक्चुअल में ये जो फैमिली मेकिंग जो होती है वो एक्चुअल में फीमेल्स के कारण होती है, सच बताऊं तो। ठीक है, जो फैमिली मेकिंग कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटीज होती हैं, इट इज मेनली बिकॉज ऑफ फीमेल्स। फीमेल्स अगर नहीं है कि फैमिली में, तो फैमिली डिस्ट्रैक्ट होती है बहुत ज्यादा। फीमेल्स होने के कारण सब लोग इमोशनली जुड़े रहते हैं, ये बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, तो लोग उस चीज को नहीं समझते। ये एक्चुअल में बायोलॉजिकली बता रहा हूँ मैं आपको कि फीमेल जो रहते हैं इमोशनली अटैच होते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, जिसके कारण सभी को जोड़ के रखते हैं। ये अटैचमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। जैसे अपने बच्चे को बहुत अच्छे से संभाल के रखते हैं। आप, मैं बता रहा हूँ बेटा, आप मेल और फीमेल दोनों को 2 छोटे छोटे बच्चे दे दो, मेल भले उसका सगा बेटा क्यों ना हो, मेल्स बहुत अच्छे से केयर नहीं करेंगे बच्चों का, बहुत अच्छे से। बहुत रेयर है, कई लोग अगर कर लिए तो कर लिए, बट फीमेल से अच्छा केयर कोई नहीं कर सकता, बहुत देखभाल। समझ आ रहा बात। तो ये नेचर है, ये हमारा नेचर है। ठीक है, इसीलिए तो बोलते हैं ना बेटा, जगत जननी क्यों बोलते हैं उसका रीजन वही है। चलिए, तो आप लोग चलो तो देखते हैं कि पॉपुलेशन पिरामिड। अब इसमें बॉयज लोग, बेचारे लोग एकदम दुखी हो गए होंगे, हालां अपन कोई काम के ही नहीं है। ठीक है, बॉयज यहाँ पर थोड़े से हो सकते हैं वो लोग दुखी हो गए हो, मतलब इतनी खूबी हमको तो मालूम ही नहीं था भगवान। हम लोग इतने निकम्मे, मतलब हमको कुछ नहीं आता, हम लोग फालतू है, ऐसा नहीं है। इस दुनिया में सबका अपना अपना एक इम्पोर्टेंस है। ठीक है, हम स्ट्रांग है, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, फिजिकली हम स्ट्रांग, इसलिए हम अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए हमको वो चाहिए, हमको फैमिली को प्रोटेक्ट। क्योंकि अगर हमारी फैमिली पे कोई अटैक कर रहा है, तो हम अगर इमोशनल हो जाएंगे, नहीं नहीं मैं तेरे को कुछ नहीं करूंगा, तब तो फिर हमारी फैमिली गई। समझ आ रहा है, तो हमको उसको प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए हमको स्ट्रांग होना पड़ता है, इमोशनली भी और फिजिकली भी। इसलिए नेचर ने ऐसा बनाया है। तो इसमें मेल की कोई गलती नहीं है अगर थोड़ा सा कम इमोशनल है, तो वो रीजन है इसके पीछे का, कि प्रोटेक्शन देने के लिए आपको कुछ भी करना पड़ता है, तो उसके लिए थोड़ा सा इमोशनल कम होना पड़ता है, तभी हम किसी हद से थोड़ा सा बढ़ पाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा लड़के लोगों को सुकून है, हाँ कलेजे को ठंडक मिली भाई, अपन भी कोई काम के हैं, क्यों भाई,
नासिर, आयुष, यस सर। और कौन है भाई बॉयस? मैं हूँ सर। वेदांशु, ठीक। सर ठीक लग डॉक्टर रहा बनने है? के लिए भी हमको कम इमोशन होना चाहिए ना। अगर ज्यादा होगा तो हम ही दुखी हो जाएंगे, तो ठीक कौन करेगा उनको? थोड़ा सा इमोशनल तो होना पड़ेगा बेटा, ताकि हम उनके ऊपर ध्यान दे पाए। थोड़ा इमोशनल तो जरूरी है ना, इमोशन। कई लोग जो है ना बेटा, जैसे मेरे कई लेकिन बोलते फ्रेंड्स हैं। इमोशनल होके ऑपरेशन नहीं कर सकते, बिगड़ जाता अरे है। वो पिक्चर में होता है बेटा, काम तो अपना काम होता है, हम कुछ भी करते हैं। ऐसा हम लोग खून देखते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता, ऐसा नहीं है, बड़ा मजा आता है। ठीक है, खून देखते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है, हाँ ठीक है बात ना, है। सब कुछ। हाँ, तो मजा आता है इन द सेंस, आदत हो जाती है, ठीक है, तो वहां थोड़ी ना। लेकिन अगर मैं बता रहा हूँ कि अगर अपने पेरेंट्स का या किसी अपने सगे रिलेटिव का करेंगे, तो वो एक ड्रॉप देखने से भी बहुत दुख होता है, तो वो है हमारे में, वो होना भी चाहिए। ठीक है। तो मेरा एक फ्रेंड है जो कैंसर स्पेशलिस्ट है ना, और वो सुपर स्पेशलाइजेशन भी कर रहा है। तो वो जब भी रहता है यहाँ पर मेकाहारा में, जॉब करता था, अभी तो उसका सुपर स्पेशलिस्ट। तो अब देखते हैं जो पिरामिड्स है, पॉपुलेशन पिरामिड जो है वो 3 टाइप के हैं बेटा, 3 टाइप्स के हैं। ठीक है, तो ये किस तरीके का होगा? पहला एक्सपांडिंग, ठीक है। दूसरा बेल शेप, स्टेबल, और तीसरा क्या होगा? अनशेप, डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग। अनशेप और डिक्लाइनिंग। अब देखो, एक्चुअल में पेन नहीं है, गायब सर। गायब हो रहा है पॉपुलेशन, धीरे 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 धीरे। धीरे धीरे पॉपुलेशन गायब हो रहा है। एक तो चलो, दिख रहा है, थोड़ा बहुत तो दिख रहा है। दिख रहा है सर, दिख रहा है। हाँ, तो अब देखो बेटा, इसमें मैंने 6 बनाए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो, सीधा एक्सपांडिंग को ना चुपचाप ट्रायंगल शेप ले लो, ठीक है। स्टेबल जो रहता है वो बेल शेप होगा। बेल शेप कैसा रहता है? नीचे से ज्यादा, ऊपर से हल्का सा कम। ये ऐसा, ठीक है, एकदम ब्रॉड नहीं है ना ये, ट्रायंगल के जैसा, ठीक है। देन उसके बाद डिक्लाइनिंग में क्या होगा? नीचे भी कम, ऊपर भी कम, बीच में ज्यादा। हाँ, ये ऐसा, ठीक है। तो ये बस ऐसे बता रहा हूँ कि देखो इसमें क्या क्या देखना है हमको। अब आपको बस ध्यान रखना है कि सबसे नीचे वाला जो रहता है वो क्या रहेगा, ये जो सबसे नीचे वाला, ठीक है, ये प्री प्री रिप्रोडक्टिव। ये एग्जाम में ऐसे ही आता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, प्री रिप्रोडक्टिव, ठीक है। एक ये पूरा नीचे वाला जो रहता है वो प्री रिप्रोडक्टिव हो गया, ठीक है। देन बाकी जो ऊपर का जो 2 रहेगा वो रिप्रोडक्टिव, ठीक है। तो ये बाकी जो 2 रहेगा रिप्रोडक्टिव, ठीक है। देन ऊपर का जो 3 रहेगा वो पोस्ट पोस्ट रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें, है ना, तो क्या क्या दिख रहा है बेटा? एक्सपांडिंग में क्या होगा कि जो प्री रिप्रोडक्टिव है बहुत ज्यादा है, देन उसके बाद रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव बहुत कम है, तो ये एक्सपांडिंग है। क्यों? क्योंकि नीचे से बढ़ रहा है तो ये बढ़ता ही रहेगा।
प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव अगर ज्यादा है ना, तो हमेशा वो पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, जैसे इंडिया का है खास तौर पर। ठीक है, इंडिया में आपको मालूम होगा कि किसी का अगर मैसेज आएगा तो बताना ना, एक दो लोग अभी लीव हो गए हैं। तो इंडिया में कितने परसेंट लोग 18 मतलब 25 साल के अंदर वाले पॉपुलेशन? सारे हैं। तो 50%। हाँ, मोर देन 40% है, मोर देन 40%। ठीक है, मोर देन 40% जो रहता है, मतलब जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो यंग पॉपुलेशन है। तो भाई सीधी सी बात है, यंग पॉपुलेशन है तो अब वो लोग और शादी करेंगे और प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज और में रहेंगे, population बच्चे रहेंगे। और तो कुल मिलाकर के प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव जो है ये मोर देन जो रहता है, मोर देन मेनली अगर हम 24-25 साल का देखें, भाई शादी नहीं हुआ है या कई लोगों का हुआ है, कम लोगों का शादी होता है इस स्टेज में आजकल, और मेनली वो लोग प्री रिप्रोडक्टिव है मान के चलो। ठीक है, तो जो है ये वाला स्टेज बहुत ज्यादा है, तो आगे चल के रिप्रोडक्टिव स्टेज में आएंगे तो ऑब्वियसली बेटा बढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्सपांडिंग होता है ये पॉपुलेशन। ठीक है, एकदम ट्रायंगुलर शेप का होता है। ठीक है, क्या होता है ये? ट्रायंगुलर शेप पिरामिड, ट्रायंगुलर शेप पिरामिड। ठीक है, अब स्टेबल जो रहेगा उसमें क्या दिख रहा है आप लोगों को? स्टेबल जो है उसमें क्या दिख रहा है? इसमें प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव दोनों लगभग बराबर है। ठीक है, प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव दिख रहा होगा आप लोगों को, प्री रिप्रोडक्टिव और ये रिप्रोडक्टिव लगभग दोनों बराबर है। देन उसके बाद ये थोड़ा सा कम जो रिप्रोडक्टिव है वो है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव हम लोगों ने दो ग्राफ लिया है, 2 लाइन ली है। ठीक है, तो उसमें से एक प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव दोनों सेम है, और जो रिप्रोडक्टिव है एक प्री के जैसा है और एक थोड़ा सा कम है ना। तो उससे क्या होगा बेटा? उससे क्या होगा? प्री रिप्रोडक्टिव जितना कम रहेगा उतना ऑब्वियसली पॉपुलेशन आगे कम जाएगा। तो यहाँ पर प्री रिप्रोडक्टिव से थोड़ा मतलब लगभग बराबर है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आगे पॉपुलेशन कम एक्सपांड होगा, तो ये स्टेबल रहेगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? प्री रिप्रोडक्टिव जो रहता है वो काफी कम है रिप्रोडक्टिव के मुकाबले, रिप्रोडक्टिव ज्यादा हो गया है, रिप्रोडक्टिव ज्यादा हो गया प्री रिप्रोडक्टिव से। एंड उसके बाद जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव है वो भी रिप्रोडक्टिव के बराबर है। ठीक है, उससे थोड़ा सा कम है, बहुत ज्यादा कम नहीं है। तो मेनली यहाँ पर क्या दिख रहा है? प्री रिप्रोडक्टिव देखना रहेगा। प्री रिप्रोडक्टिव जितना कम रहेगा पॉपुलेशन एक्सपांशन आगे चल के उतना ही कम होगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा है तो आगे चल के ऑब्वियसली बड़े होंगे, रिप्रोडक्टिव होंगे, वो पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे। यहाँ पर क्या है भैया? लिमिटेड है तो लिमिटेड ही बढ़ाएंगे तो स्टेबल रहेगा। यहाँ प्री रिप्रोडक्टिव कम है रिप्रोडक्टिव के मुकाबले, तो ये जब भी आगे बढ़ेगा क्या होगा? धीरे से ये पॉपुलेशन को कंट्रोल मतलब कम रखेगा, ये डिक्लाइन होगा, ये इसलिए ये डिक्लाइनिंग होता है। ठीक है, तो बस इसको ध्यान रखना। खाली क्या ध्यान रखना है आपको? ऐसा ये जो पिरामिड है इसी को ध्यान रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, और पूछ देगा बेटा आपसे कि रिप्रोडक्टिव कहाँ पर है, ऊपर है कि नीचे है। समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है। बोर तो नहीं लग रहा है ये टॉपिक? नहीं सर। आप लोग पढ़े थे इसको 12th में? मैं हटा रहा हूँ इसको। यस सर। पढ़े थे सर। यस सर। मजा आता था पढ़ने में? हाँ, हमारी मैम पढ़ाई थी तो आया था सर। अच्छा, आया था सर। कितने लोगों को ये टॉपिक ठीक लगता है? मेरे को हाथ उठाओ, मेरे को भी। हाथ उठाओ। आगे वाला बोरिंग लगता है, पीछे वाला अच्छा लगता है ये भी है सर, जो आने वाला है। तो मैं स्पीड बढ़ा दूंगा ना उसी हिसाब से, मैक्सिमम लोगों को आता है तो मैं स्पीड बढ़ाऊँ ना। मैं ये सोच के पढ़ा रहा था बिल्कुल नहीं आता है या मजा नहीं आता है ना। चलिए, तो पॉपुलेशन ग्रोथ देखते हैं बेटा। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ देखते हैं।
पॉपुलेशन ग्रोथ। सर वो बहुत सारे नेक्स्ट टाइप के नहीं आते, मतलब पिरामिड बताओ कि कौन सा है करके, बहुत सारा मिला देता है, वो वो थोड़ा बता। इकोलॉजिकल पिरामिड्स बोल रहे हो आप? हाँ सर, वो ये जो एकदम नेक्स्ट आता है। वो बायोमास नंबर, हाँ हाँ ठीक है, हाँ एनर्जी, वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा बेटा, इकोसिस्टम में नेक्स्ट चैप्टर है ना, इसके बाद हाँ उसमें जी आएगा। ये समझ जाओगे तो वहां भी काफी कुछ समझ आ जाएगा। कॉन्सेप्ट रहता है ना उसपे, वो वाले हैं? ग्राफ, वो वाले ग्राफ पे अपराइट और इन्वर्टेड वाला लगता है, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है। हाँ हाँ वो सब आगे चैप्टर में आएगा, क्यों Yes, होता है sir. वो, नंबर 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 में होता है, मेनली नंबर में होता है ऐसा। चलो, तो वो सब पढ़ना पड़ता है आगे, डेट्राइटस फूड चेन है ना, ग्रेजिंग फूड चेन, ये सब के ऊपर रहता है, आगे देखेंगे उसको। चलो पॉपुलेशन ग्रोथ देखते हैं बेटा। पॉपुलेशन डेंसिटी पता है आप लोगों को? पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? वो चला गया। पर यूनिट एरिया में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल है? चलिए, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। Yes, sir. पॉपुलेशन ग्रोथ क्या, पॉपुलेशन डेंसिटी पता है आप लोगों को? पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है भैया? नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो भी है उस पर्टिकुलर एरिया में जितने रहेंगे वो पॉपुलेशन डेंसिटी कंट्रीब्यूट करेंगे। देन पॉपुलेशन में क्या क्या होगा? नेटेलिटी होगा, मोर्टेलिटी होगा। कोई भी पॉपुलेशन का ग्रोथ किस पे डिपेंड करेगा? कोई भी पॉपुलेशन का ग्रोथ किस पे, भाई सीधी सी बात है कि पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है या पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रहा है, वो डिपेंड करता है कितने लोग पैदा हो रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं उस पॉपुलेशन में, कितने लोग उस पॉपुलेशन से बाहर जा रहे हैं। ठीक है, तो चार चीजों पे मेनली डिपेंड करता है, क्या क्या भैया? ठीक है, नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, है ना, इमिग्रेशन। नेटेलिटी है ना, गया मोर्टेलिटी, ठीक है, देन उसके बाद इमिग्रेशन, एमिग्रेशन। Immigration. इमिग्रेशन, एमिग्रेशन। ठीक है, तो नेटेलिटी को एन से रिप्रेजेंट करेंगे, मोर्टेलिटी को एम से रिप्रेजेंट करेंगे, इमिग्रेशन को आई से और एमिग्रेशन को ई से। ठीक है, तो कोई भी जो पॉपुलेशन होगा, कोई भी जो पॉपुलेशन होगा, है ना, तो उसकी डेंसिटी डिपेंड कैसे करेगी? तो पॉपुलेशन की डेंसिटी देखेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी, ये एक पॉपुलेशन डेंसिटी है ना। तो इसकी अब जैसे कि फॉर एग्जांपल नेटेलिटी है, तो नेटेलिटी क्या होगा? पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाएगा। बढ़ाएगा, Increase करेगी. ठीक है ना। और अगर मोर्टेलिटी हो रहा है तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी को कम करेगा। Decrease करेगी. कम करेगा, रिड्यूस करेगा। ठीक है, समझ आ रहा है बात? अगर कोई पर्सन दूसरे जगह से, भाई जैसे कि फॉर एग्जांपल रायपुर सिटी का अगर हम बात करें तो इसका पॉपुलेशन ग्रोथ होगा या डिक्लाइन होगा? ऑब्वियसली ग्रोथ होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे तो पैदा हो ही रहे हैं, जिनकी डेथ हो रही, बात की बात है, बच्चे पैदा हो ही रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर आ गए हैं। तो इमिग्रेशन भी बहुत ज्यादा है रायपुर में, मालूम है ना आप लोगों को? हाँ सर, लोग सभी लोग रायपुर में आना चाहते हैं, बहुत लोग रायपुर में आके रहना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, पता पड़ा संस्कार बोलेगे नहीं सर हम तो अपन वहीं रहेंगे,
ठीक है, हम क्यों आएंगे रायपुर? नहीं। तो भाई आप वहां जाना चाहोगे? कहाँ जाना चाहोगे भाई? जो शहर है, कौन सा शहर है? संस्कार? पटना बोला जा रहे हैं। पटना हाँ, कौन सा भी बिहार का कौन सा है कैपिटल? पटना तो है। तुमको नहीं मालूम है क्या? पटना पटना। तो भाई पटना जाना चाहेंगे भाई, सिटी में जाएंगे, अगर डॉक्टर बनेंगे सिटी ज्यादा में जाएंगे, फैसिलिटी मिलेगी, ज्यादा फैसिलिटी मिलेगी, बढ़िया मॉल वॉल है, घूमने रहेंगी। फिरना है, खाना पीना घूमना, बहुत सारी दुनियादारी रहती है, पैसा भी ज्यादा होगा। तो सीधी सी बात है, तो एक थोड़ा सा रहता है कि चलो वहीं चाहते हैं, तो क्या कर रहे हैं ये, इमिग्रेशन हो रहा है ना। तो सीधी सी बात है, ये पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ा देगा। और अगर यहाँ से निकल गए, जैसे फॉर एग्जांपल अब मुंबई में लॉकडाउन लग रहा है या पुणे में लग रहा है या फिर दिल्ली में जैसे लॉकडाउन लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, वहां से लोग पलायन करेंगे जो लोग आए थे, तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी, दैट कम हो इज जाएगी। एमिग्रेशन। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा पॉपुलेशन की डेंसिटी पे। ठीक है, तो ये ऐसे ही है यार, एग्जाम में आता है, उसमें क्या, उसमें क्या समझाने लायक कुछ है नहीं उसमें। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी का एक इक्वेशन होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी का एक इक्वेशन होता है, इसको ध्यान रखना। इक्वेशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। population density at time t equals to population density at time 0। n0 का मतलब क्या होता है? एकदम शुरुआत में, इनिशियल शुरुआत में, जब कोई भी नहीं था। ठीक है, समझ आ रहा बात ना, बर्थ और ये सब। ठीक है, देन उसके बाद प्लस बर्थ प्लस इमिग्रेशन, दैट इज जो इंक्रीज करेगा, माइनस प्लस एमिग्रेशन, हाँ, नेटैलिटी माइनस एमिग्रेशन। ठीक है, तो ये क्या है, हाँ सॉरी, मोर्टेलिटी, और इसको अपन नेटैलिटी या बर्थ को बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक प्लस एमिग्रेशन। ठीक है, तो कितने लोग एक साथ पैदा हो रहे हैं या पॉपुलेशन में ऐड हो रहे हैं, जो भी गिवन पॉपुलेशन है, और कितने लोग उस गिवन पॉपुलेशन के लोगों की डेथ हो रही है, और कितने लोग वहां से बाहर जा रहे हैं, मतलब उस पॉपुलेशन से निकल के बाहर जा रहे हैं। तो ये होता है पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी। तो n क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, और n0 जो रहता है क्या है बेटा, वो पॉपुलेशन इन द बिगनिंग, एकदम शुरुआत में जो पॉपुलेशन था वो। तो शुरुआत में जो पॉपुलेशन था वो, फिर उस पॉपुलेशन में कितने लोग आए, कितने पैदा हुए, माइनस कितने लोगों की डेथ हुई और कितने लोग वहां से निकल गए। तो इन सब का सम टोटल जो रहता है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे जो पॉपुलेशन की डेंसिटी होगी, वो इन सब का सम टोटल एक उस पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब किस पर्टिकुलर टाइम पे, मान के चलो भैया कि यहाँ पर 1000 लोग थे इस पॉपुलेशन में, पहले 1000 लोगों की डेंसिटी थी, देन उसके बाद 10 लोगों का बर्थ हुआ। ठीक है, प्लस 10 लोग जो रहते हैं इसमें क्या हुए, इमिग्रेट किए, तो ये ऐड हो गए इसमें। फिर इसमें मान के चलो कि 5 लोग जो रहते हैं उनका डेथ हुआ, और 5 लोग जो रहते हैं वो एमिग्रेट कर गए। तो इन दोनों का सम टोटल भी ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा। तो इसका सम टोटल 10 हो गया, इसका सम टोटल 20 हो गया। तो ये क्या होगा, पॉपुलेशन की डेंसिटी जो रहती है एट टाइम टी जो रहता है वो 1000 प्लस क्या हो जाएगा, 1000 प्लस क्या हो जाएगा, 10। अरे भाई 20 अंदर आया तो 10 निकल गया, तो 10 बच गया इस पॉपुलेशन में। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे इनिशियल प्लस जो भी कैलकुलेशन था 10 लोग, समझे कि नहीं 10 कैसे आ रहा नहीं समझे? यस सर। समझ गए सर। समझ गया ना? तो बस ये ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है, तो आप लोग बना लोगे मेरे हिसाब से। आप लोगों को फिजिक्स तो आता ही है, केमिस्ट्री आता ही है, थोड़ा बहुत मैथ्स तो आता ही है, आप लोग होशियार हो, है हो कि नहीं हो? गुड। कभी अपने आप को कम नहीं आंकना बेटा। यस सर। भले आपका मार्क्स 0 आता है फिर भी बोलना है अभी 0 आया है सर, अगली बार इसके आगे कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा। 1 0 और इसके पीछे 6 जरूर डालूंगा। ठीक है,
समझ आ रहा बात? हाँ सर। तो ऐसा होना चाहिए बेटा आप लोगों का, बिल्कुल एटीट्यूड, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। पढ़ाई कर नहीं रहे हैं, मेरा तो 700 नंबर आने वाला नीट में, ठीक है, 70 आ जाए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल बताऊंगा, ठीक है, लॉजिकल ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो रहेगा। दो है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, लॉजिकल ग्रोथ या लॉजिस्टिक ग्रोथ, ठीक है, बहुत आसान है। इसका सिर्फ आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, इसका ग्राफ आता है, ठीक है, और इसका जो भी वैल्यूज हैं वो आते हैं, इसका जो इक्वेशन है वो आता है ना, एग्जाम में आता है, और वैल्यू दे देगा आपको और बोलेगा कि भाई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का वैल्यू क्या होगा, है ना, लॉजिस्टिक ग्रोथ का वैल्यू क्या होगा, है ना, कब क्या अचीव होगा। जो ग्राफ है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लॉजिस्टिक ग्रोथ, वो ग्राफ दे देता है और बोलेगा कि हाँ वहां पर ऐसा आपको वो लेबलिंग कर देगा, बोलेगा ये क्या है। तो ये सब अपन सीख लेंगे, आप लोग वैसे पढ़ लीजिएगा तो आसानी हो जाएगी मेरे जी। लिए। और नेक्स्ट क्लास में मैं इसको ऑलमोस्ट, मैं इस टॉपिक को मैं